हे गाइस, मैं एक बार फिर से तुम्हारा वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर तुम एक एपोकलिप्स टाइप की मांगा ढूंढ रहे थे तो फिर तुम्हारा वेलकम है। ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, सच में बहुत ही ज़्यादा। मैंने पिछली बार जो एपोकलिप्स टाइप का मांगा एक्सप्लेन किया था ये उससे भी बेटर है। इसकी स्टोरी लाइन बाकी चीज़ें सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर तुम एक बार इस पूरे वीडियो को वॉच कर लेते हो, मतलब पूरे वीडियो को, तो फिर तुम इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर मांगोगे, क्योंकि ये सीरीज सच में काफ़ी अच्छी है। मैं तुम्हें इसकी स्टोरी या फिर बाकी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला, लेकिन सच में ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है। इसकी स्टोरी और बाकी चीजें एक नंबर, एकदम मस्त है। तो तुम सभी लोग इस वीडियो को वॉच कर सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम इस वीडियो को पूरा वॉच करोगे तो मुझे यकीन है नेक्स्ट एपिसोड जरूर मांगोगे। तो फिर अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब ज़ॉम्बी एपोकलिप्स शुरू होती है तो कुछ स्टूडेंट्स स्कूलयार्ड में बनी एक पुरानी सी शॉप के अंदर फंस जाते हैं। बाहर के ज़ॉम्बी दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, लेकिन उनके पास चालें भी होती हैं। उनमें से एक अपने आप को उनका अनइन्फेक्टेड क्लासमेट जांग बताकर अंदर आने की मांग करता है ताकि वह बाहर के ज़ॉम्बीज से बच सके। आरएमसी और कुछ लड़के दरवाजा पकड़े हुए खड़े हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि अब क्या करें। शायद वह सच में उनका क्लासमेट हो। तभी क्लास रिप आगे आती है और कहती है कि उसे अंदर आने दो। लड़के ज्यादा समझदार साबित होते हैं और मना कर देते हैं, क्योंकि इतने सारे ज़ॉम्बीज इधर उधर घूम रहे हैं। वह फिर भी नहीं मानती और कहती है कि अगर कुछ भी हुआ तो वह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। लेकिन याब्बे को पहले से पता है कि आगे क्या होगा। अगर उन्होंने दरवाजा खोला तो ज़ॉम्बी अंदर घुसकर उसे काट लेगा, उसका हाथ खत्म हो जाएगा और वह नरक की 9 परतों जैसा दर्द झेलेगा। लेकिन इस जिंदगी में नहीं। वह उस घमंडी लड़की को कहता है कि अगर इतनी ईगर है तो खुद दरवाजा खोल ले। वह लड़कों को दरवाजे से हटने का आदेश देती है। जैसे ही वह दरवाजे का हैंडल घुमाती है, ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़ते हुए अंदर घुस आता है। सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं और जमीन पर गिरते हुए क्लास रिप देखती है कि जांग पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है। सब घबराने लगते हैं और लियो अपनी जान बचाने के लिए एक और क्लासमेट से चिपक जाती है। वह सेल्फिश होकर उसे ज़ॉम्बी की तरफ धकेलने की कोशिश करती है ताकि खुद बच सके। लेकिन तभी अबे आता है और उसे अपने क्लासमेट से दूर लात मारकर हटाता है मैन। कैरेक्टर एक शातिर मुस्कान देता है क्योंकि वह लड़की ज़ॉम्बी की बाहों में जा गिरती है। ज़ॉम्बी उसे कसकर पकड़ लेता है, उसे खाने की तैयारी में। लेकिन यबे रेंच से ज़ॉम्बी का सर तोड़ देता है। लड़की की बोलती बंद हो जाती है। वह ज़ॉम्बी की डेड बॉडी के साथ बाहर जमीन पर फंस जाती है। ली अपनी जान बचाने की भीख मांगती है, लेकिन मैन कैरेक्टर उसे सिर्फ घृणा भरी नजरों से देखता है। लिरू, ये व्हाइट लोट्स मैन कैरेक्टर को पूरी पिछली जिंदगी में सताती रही थी, इसलिए वह बदला लेने के लिए तैयार है और दरवाजा बंद करना शुरू कर देता है, जबकि वह अभी भी बाहर ही है। वह लगातार चीख चीख कर मदद की गुहार लगाती रहती है, लेकिन याय उसकी बात नहीं सुनता, जिससे बाकी क्लासमेट्स भी हैरान रह जाते हैं। वह सबको जल्दी से दरवाजा ब्लॉक करने का आदेश देता है और बिना सोचे समझे सभी स्टूडेंट्स दरवाजे को बंद रखने के लिए उसके सामने फर्नीचर जमा देते हैं। लियुआ मदद के लिए चिल्लाती है और अपने क्लासमेट्स से उसे बचाने की भीख मांगती है। लियू सोचती है कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह उनकी क्लास रिप्रेजेंटेटिव है। अचानक वह लड़की दर्द के मारे चीखने लगती है। अंदर के सभी स्टूडेंट्स डर जाते हैं क्योंकि उनकी कानों में उसकी तड़पती चीखें गूंजती रहती हैं। कुछ समय बाद सूरज निकल आता है। एक स्टूडेंट नोटिस करता है कि क्लास रिप अब चीख नहीं रही। कोई पूछता है कि क्या वह भाग गई या मर गई। कुछ स्टूडेंट्स मैन कैरेक्टर की हरकतों से हैरान होते हैं, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी आसानी से ज़ॉम्बी को मार देगा और बिना हिचकिचाहट क्लास रिप को बाहर फेंक देगा। एक लड़की उसे डरावना कहती है। सबको आश्चर्य होता है कि वह हमेशा तो बहुत दयालु रहता था, लेकिन अब पूरी तरह बदल गया है। स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि यबे अचानक एक नया इंसान बन चुका है। मैन कैरेक्टर पीछे मुड़कर उन्हें घूरता है, जिससे लड़कियां डर जाती हैं। वह पूछता है, क्या अब तुम लोग उसे डरते हो? लेकिन स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरवाजा पकड़े लड़का उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद कहता है। दूसरा स्टूडेंट कहता है लियू को वही मिला जिसकी वह हकदार थी, क्योंकि वह सबको अकेले मरवाने वाली थी। एक लड़की कहती है कि सब अपनी जान याएबे की वजह से बचा पाए। यह सुनकर मैन कैरेक्टर खुश हो जाता है कि कोई उससे नहीं डर रहा। वह मुस्कुराते हुए कहता है कि दरवाजा खोलो। वह कहता है कि उसे बाहर जाकर देखना है कि क्या हो रहा है, लेकिन सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं। मैन कैरेक्टर बहाना बनाता है और कहता है कि उसे क्लास रिप के लिए बुरा लग रहा है और वह देखना चाहता है कि कहीं वह घायल तो नहीं। स्टूडेंट्स उसे बाहर के खतरे की चेतावनी देते हैं, लेकिन वह ठंडे स्वर में कहता है कि सामने से हटो। क्लासमेट्स डर जाते हैं और मजबूरी में उसकी बात मान लेते हैं। मैन कैरेक्टर दरवाजा खोलता है और हाथ में रेंच पकड़े आत्मविश्वास से बाहर कदम रखता है। बाहर देखकर उसे लगता है कि क्लास रिप और जांग दोनों कहीं गायब हो चुके हैं, और क्योंकि सूरज आखिरकार निकल आया है,
जॉम्बीज भी जाने लगे हैं। उसके क्लासमेट्स दरवाजा बंद कर देते हैं और सोचते हैं कि वह बहुत खतरनाक है। क्लास रिप को बाहर फेंकते देख अब वे अपनी जान उस पर भरोसा नहीं कर सकते। उसके चेहरे के भाव देखकर उन्हें लगता है कि शायद वह पिछले जन्म में कातिल रहा होगा। वे सब फैसला कर लेते हैं कि अब उसे अंदर नहीं आने देंगे। लेकिन मैन कैरेक्टर बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और शातिर मुस्कान देता है। क्लासमेट्स समझ जाते हैं कि उसका वापस आने का कोई इरादा नहीं। वे सोचते हैं कि वह आखिर करना क्या चाहता है। वे देखते हैं कि याय एक फीमेल जॉम्बी की तरफ बढ़ रहा है। वे उसे पागल कहते हैं, लेकिन मैन कैरेक्टर चेहरे पर मुस्कान लिए आत्मविश्वास से उस फीमेल जॉम्बी का सामना करता है और हाथ में रेंच लिए उसकी ओर भागता है। सभी स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं। बिना हिचकिचाहट मैन कैरेक्टर रेंच से जॉम्बी का सर चकनाचूर कर देता है। वह फीमेल जॉम्बी के सिर को लगातार कुचलता रहता है और यह देखकर सभी स्टूडेंट्स उसे पूरी तरह पागल कहते हैं। जब मैन कैरेक्टर उसका सिर पूरी तरह चूर कर देता है तो वह उसके शरीर के अंदर से कुछ निकालता है। उसे एक हरी चमकती हुई स्टोन मिलती है जिसे एनर्जी स्टोन कहा जाता है और वह मुस्कुराता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि यही एपोक्लिप्स की असली शुरुआत का स्रोत है और एपोक्लिप्स मैकेनिक्स के लिए बेहद जरूरी रिसोर्स है। मैन कैरेक्टर नोटिस करता है कि पीछे से एक जॉम्बी आ रहा है। जॉम्बी उसके पास आने की कोशिश करता है, लेकिन मैन कैरेक्टर बिना रुके रेंच से उसका सर भी तोड़ देता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स फिर से हैरान रह जाते हैं। एक स्टूडेंट यह देखकर दंग रह जाता है। उसे याद आता है कि यायबे तो पूरी तरह डरपोक हुआ करता था। वह सोचने लगता है कि क्या मैन कैरेक्टर अब तक सिर्फ नाटक कर रहा था और वह कितना डरावना बन चुका है। वह लड़का शक करता है कि क्या मैन कैरेक्टर अब तक एक्टिंग ही कर रहा था और उसे बहुत डरावना मानता है। एक और स्टूडेंट भी याय के बिहेवियर से हैरान है। जिस तरह उसने बिना झिझक क्लास रिप को बाहर फेंक दिया था, वह कहता है कि यायाबे को वापस बुला लेते हैं ताकि वह जॉम्बीज को मार सके। लेकिन उसका क्लासमेट मना कर देता है क्योंकि उसे लगता है बे पूरी तरह पागल है। वह अपने क्लासमेट को मनाने की कोशिश करता है क्योंकि जिस रूम में वे छुपे हैं वहां खाना नहीं है और उसे डर है कि कहीं वो भूख से न मर जाए। अचानक यबे रेंच से रूम की खिड़की तोड़ देता है और चिल्लाता है कि बाहर आओ। सब मिलकर जॉम्बीज मारते हैं। ये बहुत एक्साइटिंग है। क्लासमेट्स उसे पीछे देखने को कहते हैं क्योंकि एक जॉम्बी उसे काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैन कैरेक्टर शांत रहता है। जॉम्बी के चेहरे पर किक मारकर उसे पीछे फेंक देता है और फिर भारी रेंच से उसका सिर तोड़कर उसे तुरंत मार देता है। जॉम्बी वहीं गिरकर हिलना बंद कर देता है। ईबी के क्लासमेट्स उसे देखते रह जाते हैं। उनके चेहरे डर से भरे होते हैं। मैन कैरेक्टर उनकी तरफ देखता है और कहता है कि उसे नहीं पता कि वह इन्फेक्शन से बच पाएगा या नहीं, क्योंकि एक अजीब गंदी लिक्विड उसके कपड़ों पर लग गई है। वह कहता है कि वह सबके साथ मिलकर ट्रैवल करने वाला था, लेकिन अब शायद वह जॉम्बी बन जाए। इसलिए बेहतर है कि सब अलग अलग चले जाएं। वह अपने क्लासमेट्स को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। यह स्कूल छोड़कर जाने लगता है और उम्मीद करता है कि उसके क्लासमेट्स इस एपोक्लिप्स में बच जाएं। वह सबको पीछे छोड़ देता है। स्टूडेंट्स उसे बस यूं ही जाते देखकर स्तब्ध रह जाते हैं और कुछ कह नहीं पाते। यह लगातार चलता रहता है। स्कूल एरिया से पूरी तरह बाहर निकल जाता है। शहर में चलते हुए वह चारों तरफ फैले जॉम्बीज को देखता है और समझ जाता है कि यह इंसानियत के एपोक्लिप्स की शुरुआत है। जॉम्बी वायरस फैलने में जरा भी समय नहीं लगा। लगभग 50% मानव आबादी इन्फेक्टेड हो गई। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी सब खत्म हो गया। हर दिन जॉम्बीज बढ़ते जाते और इंसान डर और निराशा में जीने लगे। अपनी जान, जगह, खाना और रिसोर्सेज के लिए लड़ते हुए जिंदगी की हालत और भी बदतर होती चली गई। डार्क एरा वो नाम था जो प्रोफेसर जांगहान ने जोम्बी रिसर्च को दिया था, जो मैन कैरेक्टर के पिछले जन्म में उसके पिता थे। क्लास रिप्रेजेंटेटिव की वजह से एक जोम्बी ने उसकी बांह पर काट लिया था और जिंदा रहने के लिए उसे अपनी बांह काटनी पड़ी थी। उसने 50 साल तक भूख, दर्द, तड़प और ना जाने कैसी कैसी तकलीफें झेली। हर एक दिन नर्क जैसा था। फिर एक दिन उसे एक मैकेनिक मिला जिसने अपनी शक्ति से मैन कैरेक्टर को उसकी मौत से पहले के अतीत में वापस भेज दिया। मैन कैरेक्टर समझ गया कि वो रीग्रेस होकर वापस लौट आया है। सिटी की सड़कों पर चलता हुआ लोग खिड़कियों के पीछे से उसे देखकर बोलते हैं, ये पागल हो गया है क्या? बिना डरे इतनी झोंबी होने पर भी बाहर घूम रहा है। एक आदमी बोला, लगता है भूख ने इसे पूरी तरह पागल कर दिया। दूसरा बोला, इसे अंदर बुलाएं क्या, नहीं तो ये मर जाएगा। लेकिन उसका दोस्त डरते हुए बोला, अगर ये इन्फेक्टेड हुआ तो हम सबको खत्म कर देगा। बिल्कुल बेवकूफी है। मैन कैरेक्टर बच्चों वाले पार्क में पहुंचता है जहां एक बड़ी भीड़ जोम्बी की उसे घेर लेती है और सब उस पर टूट पड़ते हैं। खिड़की से देखने वाले चिल्लाते हैं, ये मौत को बुला रहा है, खाने के लिए बाहर आ गया क्या? लेकिन मैन कैरेक्टर के चेहरे पर डर की जगह कॉन्फिडेंस होता है। वो अपने टूल से पहले जोम्बी का सिर चकनाचूर कर देता है और रुकता नहीं, एक एक करके सभी जोम्बी को मारना शुरू कर देता है। लोग दंग रह जाते हैं। इतना ताकतवर,
इतना बहादुर, ये कब से ऐसा है? दूसरी खिड़की से लियो उसे देखती है, उसकी आंखों में बदले की आग। वो कसम खा चुकी है कि एक दिन उसे मार डालेगी। सारे जोम्बी मारने के बाद मैन कैरेक्टर को पीछे से और जोम्बी आते दिखते हैं। शोर से बहुत सारे जोम्बी खिंचाए थे। वो चिढ़कर बोलता है, बहुत हो गया, अब भागना पड़ेगा। और वो वहां से दौड़ लगा देता है। जब जोम्बी उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं, बिल्डिंग के अंदर के लोग यबे की हरकतें देखते हैं। मैन कैरेक्टर एक स्टोर पाता है और मदद के लिए दरवाजा खटखटाने लगता है। मैन कैरेक्टर कैमरा नोटिस करता है और जो भी देख रहा है उससे कहता है कि उसे अंदर आने दो, क्योंकि वो बहुत घायल है और बहुत सारे जोम्बी उसके पीछे हैं। बचने वाले लोग जो उसे देख रहे हैं शक करते हैं कि कोई लड़के को अंदर आने देगा, लेकिन अचानक दुकान के अंदर वाला शटर खोलने लगता है। जोम्बी मैन कैरेक्टर तक पहुंच जाते हैं तो वह जल्दी से एक जोम्बी को मारता है और खुद को बचाने के लिए रेंच कई जोम्बी की ओर फेंकता है। शटर खुलते ही वह जल्दी से अंदर लुढ़क जाता है। जोम्बी लगातार शटर पर दस्तक देते रहते हैं, लेकिन मैन कैरेक्टर उन्हें इग्नोर करता है और एक लड़की को स्टोर के काउंटर के पीछे छिपा हुआ देखता है। इसी बीच एक नाइट क्लब बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग हैरान हैं कि एक स्टूडेंट इतनी आसानी से जोम्बी मार सकता है। वे अपने बॉस सेंटीपीड को बताते हैं कि लड़के ने अभी 5 या 6 जोम्बी मारकर एक कन्वीनियंस स्टोर में प्रवेश किया। जब उसने उसकी बांह पर पट्टी बांध दी, मैन कैरेक्टर ने उसका धन्यवाद किया क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी। यू ने बताया कि उसके पिता चाहते थे कि वह स्टोर के अंदर रहे क्योंकि बाहर बहुत खतरनाक है। उसने फैसला किया कि वह बाहर जाकर मैन कैरेक्टर के लिए खाना लाएगी और उसे बस आराम करने को कहा क्योंकि वह बहुत घायल था। यबे ने उसका धन्यवाद किया और उसकी दयालुता देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने समझा कि अगर उसने उसके लिए दरवाजा नहीं खोला होता तो वह खून बहने से मर जाता या झोंबी उसे खा जाते। अचानक मैन कैरेक्टर ने नीचे से यू की आवाज सुनी। दयालु लड़की ने अंत में ठगों को कन्वीनियंस स्टोर के अंदर आने दिया। सेंटीपीड अपने आदमी लेकर अंदर आया और दरवाजा खोलने के लिए उसका धन्यवाद किया। लड़की भ्रमित हो गई क्योंकि उसने उन्हें अंदर आने दिया था, क्योंकि उसे लगा था कि वे भूख से मरने वाले हैं। सेंटीपीड ने कहा कि वह सही थी और स्पष्ट किया कि अब स्टोर उसका है। तुमने उन्हें जाने को कहा और चेतावनी दी कि उसका पिता जल्दी वापस आएगा, लेकिन ठग बॉस ने नहीं सुना और कहा कि उसने उसके पिता को चारा बनाकर जोम्बी को भटकाया। उसके अंदर आते ही सेंटीपीड ने शैतानी और घृणास्पद नजर से छोटी लड़की के साथ मजा करने का फैसला किया और मैन कैरेक्टर कुछ नहीं कर सका सिवाय दीवार के पीछे छिपने के। उसने याद किया कि दयालु लड़की अंत में बुरे लोगों द्वारा पीड़ित हुई थी क्योंकि वह बहुत भोली थी, और मैन कैरेक्टर बस छिपा रहा क्योंकि वह उसे बचाने के लिए बहुत डर गया था। इस बार मैन कैरेक्टर ने ठान लिया कि वह उसे बचाएगा और सोचा कि पहले उसे यह सिखाना होगा कि एपोक्लिप्स की दुनिया कितनी बुरी और भयानक है। उसे परवाह नहीं कि इसके लिए वह उसे नफरत करे, छोटी लड़की दरवाजा खटखटाती है। मैन कैरेक्टर उस पर चिल्लाता है कि उसने उसके स्नान में खलल डाला। वह माफी मांगने की कोशिश करती है और बताती है कि वह बस उसे नए कपड़े देना चाहती थी क्योंकि उसके पुराने कपड़े बहुत गंदे और खून से सने हुए थे। याय रुखावट से कहता है कि कपड़े बाहर छोड़ने के बाद गायब हो जाओ। यूं उसकी बात मानती है और मैन कैरेक्टर सोचता है कि क्या इतनी मानसिक रूप से कमजोर लड़की कभी एपोक्लिप्स की दुनिया में जीवित रह पाएगी। वह अपना नहाना एंजॉय करता है और अद्भुत महसूस करता है क्योंकि इतने लंबे समय बाद उसने शॉवर लिया था। जैसे जैसे जोम्बी की संख्या बढ़ती है, दुनिया के पानी के संसाधन धीरे धीरे दूषित हो जाएंगे और कुछ ही दिनों में उसे लगता है कि उसके पास मौजूद जगह में पानी की सप्लाई कट जाएगी। नहाने के बाद लड़का बाहर आता है। वह सोचता है कि सौभाग्य से कन्वीनियंस स्टोर परफेक्ट है क्योंकि वहां पहले से ही बहुत सारा पानी, खाना और अन्य संसाधन जमा है, तो उसे कुछ दिनों तक चिंता करने की जरूरत नहीं। मैन कैरेक्टर को एहसास होता है कि उसे सच में हथियार और उपकरण हाथ में लेने होंगे। यबेय अपने आप को दर्पण में देखता है और आश्चर्यचकित होता है कि वह फिर से अपना युवा रूप देख रहा है। वह अपनी मुलायम और नाजुक त्वचा को छूता है और अद्भुत महसूस करता है क्योंकि उसकी पीठ और पैर अब दर्द नहीं कर रहे। मैन कैरेक्टर सोचता है कि युवा होना बहुत अच्छा लगता है। वह नोटिस करता है कि उसके पास कोई मसल्स या एब्स नहीं है और मैन कैरेक्टर को एहसास होता है कि उसे फिर से अपने शरीर को ट्रेन करना होगा। वह बाथरूम से बाहर आता है और वह शर्ट पाता है जो लड़की ने उसके लिए छोड़ी थी। यह लड़की पर चिल्लाता है कि उसने उसे सूट क्यों दिया क्योंकि वह ऐसे कपड़े पहनकर जोम्बी से नहीं लड़ सकता। लड़की चुप हो जाती है। इसी बीच नाइट क्लब बिल्डिंग में सेंटीपीड अपने लोगों से कहता है कि ध्यान से सुनो और बताता है कि उनके पास अभी भी कुछ शराब और खाना है, लेकिन यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, इसलिए जीवित रहने के लिए उन्हें एपोक्लिप्स से निपटने के लिए एक बेस बनाना होगा। वह कन्वीनियंस स्टोर की ओर इशारा करता है और कहता है कि उन्हें जोम्बी मारने होंगे और स्टोर लूटना होगा।
ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि उनके पास पर्याप्त खाना और संसाधन है। सेंटीपीड को याद आता है कि कन्वीनियंस स्टोर में सिर्फ एक प्यारी लड़की और पहले वाला स्टूडेंट है। बॉस अपने लोगों को आदेश देता है कि सभी खाना और संसाधन चुरा कर लाएं और प्यारी लड़की को लेकर आएं। उसके आदमी उसके आदेश का पालन करते हैं और कन्वीनियंस स्टोर की ओर हमला करने का फैसला करते हैं। स्टोर के अंदर कपड़े बदलने के बाद मैन कैरेक्टर यू के पास आता है और कहता है कि उसे कुछ सवाल पूछने हैं। यूबेये पूछता है क्या वह कन्वीनियंस स्टोर में अकेली रहती है। लड़की बताती है कि उसके पापा बाहर गए हैं और ज्यादा संसाधन ढूंढने, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आए। मैन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह ऐसे ऐसे लड़के को अंदर कैसे आने दे सकती है जबकि वह घर पर अकेली है। वह पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लगता कि उसका इरादा बुरा हो सकता है। छोटी लड़की मासूमियत से जवाब देती है कि उसने उसके शरीर पर खून देखा तो समझा कि वह चोटिल है। मैन कैरेक्टर उसे डांटना शुरू करता है और पूछता है कि क्या उसे पता है कि उसके पीछे कौन कौन सी चीजें दौड़ रही थीं। वह पूछता है कि क्या उसे बाहर क्या हो रहा है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। पर लड़की उसे आश्वस्त करती है कि उसे पहले से पता है जॉम्बी के बारे में, क्योंकि उसने सीसीटीवी कैमरा से देखा है। मैन कैरेक्टर समझ जाता है कि उसकी पर्सनालिटी बहुत कमजोर है और वह सोचता है कि आखिरकार वह सिर्फ उसके लिए बोझ ही बनेगी। उसे लगता है कि भविष्य में मुसीबतों से बचने के लिए उसे मार देना ही ठीक होता, लेकिन अकेले रहना बोरिंग है। इसलिए मेन कैरेक्टर फैसला करता है कि वह उसे अपनी गुलाम बनाएगा। वह साफ कह देता है कि अब से उसे उसकी हर बात माननी होगी और अगर उसने मना किया या उसकी बात ना मानी तो वह बिना हिचक उसे मार देगा। नाइट क्लब के बाहर गैंग पर एक बड़ी भीड़ जॉम्बी की हमला कर देती है। उनमें से एक जॉम्बी के झुंड द्वारा खा लिया जाता है और उसकी मौत हो जाती है। बाकी गैंग मेंबर उसकी मदद नहीं कर पाते और उनमें से एक हैरान होकर पूछता है कि अचानक इन जॉम्बी की ताकत और क्रूरता इतनी ज्यादा कैसे हो गई। उनमें से एक सोचता है कि ये जॉम्बी पहले वाले जॉम्बी से अलग हैं जिन्हें स्टूडेंट मार रहा था। उनका बॉस गुस्से में आता है और अपने लोगों को आदेश देता है कि जॉम्बी पर हमला करो और उन्हें मारो, वरना वे सभी अपनी जान खो देंगे। उनमें से एक इतना डर जाता है कि पीछे भागने लगता है, लेकिन सेंटीपीड उसे उसके बाल पकड़कर जॉम्बी की ओर फेंक देता है। वह आदमी जॉम्बी के लिए भोजन बन जाता है और दर्द में चिल्लाता है। अपने बॉस से सवाल करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। जॉम्बी उसे खा जाते हैं और पूरी गैंग को घेरे में ले लेते हैं। सभी जॉम्बी की लहर को पीछे धकेलने की पूरी कोशिश करते हैं। सेंटीपीड समझता है कि और ज्यादा जॉम्बी आते रहेंगे, इसलिए वे जीत नहीं पाएंगे। जॉम्बी गैंग से ज्यादा संख्या में है। सेंटीपीड जल्दी से अपने लोगों को पीछे हटने का आदेश देता है। वे अपनी जान बचाने के लिए नाइट क्लब की ओर भागते हैं। इसी बीच कन्वीनियंस स्टोर के अंदर मासूम लड़की मैन कैरेक्टर के लिए कप नूडल्स लाती है और उसे वह गर्म पानी भी देती है जो उसने मांगा था। मैन कैरेक्टर कहता है कि उसे अब उसकी जरूरत नहीं है और उसे आदेश देता है कि तब तक परेशान न करे जब तक उसे बुलाया ना जाए। वह उसकी बात मानती है और कमरे से बाहर चली जाती है। वह कप नूडल्स का ढक्कन खोलता है और इंतजार किए बिना मैन कैरेक्टर जानवर की तरह नूडल्स खाने लगता है। इतने लंबे समय बाद नूडल्स खाने का अनुभव अद्भुत लगता है। वह याद करता है कि कुछ सालों में कप नूडल्स बहुत दुर्लभ और लग्जरी बन जाएंगे। मैन कैरेक्टर बाहर से आने वाली आवाज नोटिस करता है और याद करता है कि वह इसे कुछ समय से सुन रहा था। अचानक खिड़की टूटकर खुलती है और लड़का हैरान हो जाता है। सेंटीपीड अंदर चढ़ने की कोशिश करता है ताकि वह सभी लगातार आने वाले जॉम्बी से खुद को बचा सके। मैन कैरेक्टर शांत रहता है और उठता नहीं। सेंटीपीड आदेश देता है कि उसे ऊपर खींचो, वरना वह यायाबे को मार देगा। मैन कैरेक्टर इस सुनकर गुस्सा हो जाता है और पानी की बोतल हाथ में लेकर बॉस की ओर बढ़ता है। याय गर्म पानी सेंटीपीड के हाथ पर डाल देता है। सेंटीपीड दर्द में चिल्लाने लगता है। मैन कैरेक्टर शैतानी मुस्कान के साथ कहता है कि वह सेंटीपीड को उसे नुकसान पहुंचाने का मौका नहीं देगा। मासूम लड़की याय को पकड़ती है और कहती है कि आदमी को चोट पहुंचाना बंद करो। वह लड़की मैन कैरेक्टर से रिक्वेस्ट करती है कि सेंटीपीड को अंदर आने दो और उसे चोट पहुंचाना बंद करो। सेंटीपीड मौका देखकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन याय भी ठंडे तरीके से लड़की को आदेश देता है कि वह यहां से दफा हो जाए और तब तक उसके रूम में ना आए। जब तक वह उसे बुलाए, वह पूछता है कि क्या उसे पता भी है कि लोग कितने घटिया और खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन मासूम लड़की नहीं सुनती और कहती है कि उसके पिता ने उसे सिखाया है कि दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। मैन कैरेक्टर एक सेकंड के लिए चुप हो जाता है। वह उसे बेवकूफ और नालायक कहता है और पूछता है कि क्या उसे डर नहीं लगता कि अगर वह इस आदमी को अंदर आने देगी तो वह दोनों को मार सकता है। वह लड़की कुछ नहीं बोल पाती। सेंटीपीड घिनौनी शक्ल बनाते हुए भरोसा दिलाता है कि वह उन्हें कोई नुकसान नहीं करेगा। वह बहाना करता है कि वह बाहर खाना ढूंढने गया था क्योंकि वह बहुत भूखा था, लेकिन जॉम्बी ने उसे फंसा दिया, इसलिए उसे मजबूर होकर यहां चढ़ना पड़ा। सेंटीपीड कहता है कि वह अब नीचे नहीं उतर सकता क्योंकि नीचे जॉम्बी से पूरा एरिया भरा है। वह कहता है कि जॉम्बी चले जाएंगे तो वह खुद ही निकल जाएगा।
मैन कैरेक्टर को अफसोस होता है कि उसने इस बदसूरत आदमी को पहले ही क्यों नहीं मार दिया। अब लड़की की वजह से उसे मारना मुश्किल हो गया है। याय को टेबल पर पेपर कटर दिखाई देता है। जैसे ही सेंटीपीड अंदर आता है वह लड़की को शुक्रिया कहता है और खतरनाक अंदाज में बोलता है कि अब यह कन्वीनियंस स्टोर उसका इलाका है। जो भी उसकी बात के खिलाफ जाएगा वो मरेगा। याय डर जाता है। नाइट क्लब में सेंटीपीड की गैंग बुरी तरह दरवाजा ब्लॉक कर रही होती है। एक आदमी समझ जाता है कि दरवाजा ज्यादा देर जॉम्बी को नहीं रोक पाएगा। जॉम्बी लगातार उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बॉल्डी सोचता है कि यह सब उनके बॉस की गलती है। अगर वे सेंटीपीड की बात नहीं मानते तो कम से कम 1 महीने और क्लब में आराम से रह सकते थे। एक आदमी को याद नहीं कि सेंटीपीड कहाँ गया। बाल्डी को याद आता है कि बॉस कन्वीनियंस स्टोर की सेकंड फ्लोर पर चढ़ गया था और वह दुआ करता है कि उसका बॉस मर जाए। जॉम्बी दरवाजा तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं। क्लब वाले लोग उम्मीद खोने लगते हैं। बाल्डी औरतों को चिल्लाकर कहता है कि रोने की जगह दरवाजा ब्लॉक करने में मदद करो और कहता है कि जब बॉस यहां नहीं है तो वह उन लड़कियों के साथ मजे करना चाहता है। बाल्डी भागने का फैसला करता है और बालकनी से कूदकर अपनी जान बचाना चाहता है और दरवाजा रोकने की पूरी जिम्मेदारी दूसरे लोगों पर डाल देता है। कन्वीनियंस स्टोर के अंदर सेंटीपीड हंसने लगता है और घिनौनी शक्ल बनाकर उस छोटी लड़की को क्यूट कहता है। उसे हैरानी होती है कि लड़की सच में मान गई कि वह उसे नहीं मारेगा। वह कहता है कि वह उसे बर्बाद करना चाहता है। सेंटीपीड उससे कहता है कि वह उसकी गुलाम बन जाए वरना उसकी जान चली जाएगी। फिर वह गुस्से से मैन कैरेक्टर की तरफ बढ़ता है। पूछता है कि उसने उसकी हाथ पर गर्म पानी डालने की हिम्मत कैसे की। गुस्से में वह तय करता है कि वह मैन कैरेक्टर को जॉम्बी के हवाले कर देगा या उससे भी ज्यादा दर्दनाक तरीके से मार डालेगा। वह सोचता है कि पहले उसे टॉर्चर करना चाहिए। धीरे धीरे उसकी हड्डियां तोड़ देगा, उसके हाथ पैर काट देगा। सेंटीपीड ठान लेता है कि वह उसकी चमड़ी उतारकर उसे एक ह्यूमन स्टैच्यू में बदल देगा। इस सब को सुनने के बावजूद मैन कैरेक्टर शांत रहता है। उसके हाथ में एक पेपर कट्टर छुपा हुआ होता है। मासूम लड़की बताती है कि यह कन्वीनियंस स्टोर उसके परिवार का है और पहली मंजिल फूड से भरी हुई है। वह कहती है कि सबके लिए बहुत खाना है। वह मासूमियत से बताती है कि उनके स्टोर में स्पाइसी स्ट्रिप्स, चॉकलेट, कप नूडल्स और बिस्किट भी हैं। सेंटीपीड और मैन कैरेक्टर उसकी इस मासूमियत पर चौंक जाते हैं। वह मुस्कुराते हुए कहती है कि अगर सब साथ में खाएंगे तो सबको खुशी और राहत मिलेगी। उसकी इस दयालुता को देख सेंटीपीड सोचता है कि लड़की उसका मजाक उड़ा रही है और गुस्से से उस पर हमला करने दौड़ पड़ता है। मैन कैरेक्टर आगे बढ़कर उसे बचाने की कोशिश करता है और सेंटीपीड की सारी 5 उंगलियां काट देता है। वो बदसूरत आदमी दर्द से चीखने लगता है। मैन कैरेक्टर उसे दोबारा मारने जाता है लेकिन सेंटीपीड उसे और लड़की को जोर से किक मारता है। दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं। गुस्से से भरा सेंटीपीड मैन कैरेक्टर की ओर बढ़ता है, उसकी जान लेने के लिए तैयार। या ये दर्द से चिल्लाता है। उसे समझ आता है कि उसकी पसलियां टूट गई हैं। सेंटीपीड ये अपने पैर से मैन कैरेक्टर की टांग दबाता है और उसे खत्म करने से पहले कुछ सवाल पूछने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि मैन कैरेक्टर इतनी आसानी से ज़ॉम्बी कैसे मार लेता है, जबकि वह खुद इंसानों को आसानी से मार सकता है, पर ज़ॉम्बी पर काबू नहीं कर पाता। मैन कैरेक्टर कोई जवाब नहीं देता, बल्कि हंसकर उसका मजाक उड़ाता है। सेंटीपीड बौखला जाता है और मैन कैरेक्टर पर लगातार स्टॉम्प करने लगता है। जब तक उसका मरना पक्का ना हो जाए, लड़की डर के मारे पसीने पसीने हो जाती है। मैन कैरेक्टर उम्मीद कर रहा था कि वह इस अनुभव से सीख जाएगी, पर उसे समझ आता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो उसकी जान चली जाएगी। मैन कैरेक्टर सेंटीपीड से कहता है कि रुक जाए और उसकी जान बचाने के लिए सारे राज उसे बता देने का फैसला करता है। सेंटीपीड उसे कॉलर पकड़ता है और जल्दी बोलने को कहता है, लेकिन मैन कैरेक्टर उसके चेहरे पर खून थूकता है और उसका मजाक उड़ाता है, जिससे सेंटीपीड और भी ज्यादा गुस्से में आता है। सेंटीपीड लड़के को दीवार से टकराता है और उसके पेट पर किक मारता है। वह लगातार अपने पैर से मैन कैरेक्टर पर दबाव डालता है और पूछता है कि अब मजा आ रहा है। क्या वह आदमी पूरी तरह पागल हो जाता है और याएबे को मारने की कोशिश में लगातार किक मारता है। अचानक कन्वीनियंस स्टोर की लड़की चाकू उठाकर पीछे से सेंटीपीड को छुरा मार देती है। सेंटीपीड पूरी तरह चौंक जाता है। सेंटीपीड पीछे मुड़कर लड़की की तरफ देखता है। वह उसे मारने के लिए हमला करता है और उसे धक्का देता है। सेंटीपीड खतरनाक अंदाज में पेपर कटर पकड़ता है और लड़की को पहले मारने का फैसला करता है, लेकिन मैन कैरेक्टर इस मौके का फायदा उठाता है और लकड़ी के लॉग से सेंटीपीड के सिर पर वार करता है। बदसूरत आदमी आखिरकार गिर पड़ता है। मैन कैरेक्टर खड़ा होता है और राहत महसूस करता है। लड़की पूछती है कि क्या सेंटीपीड मर गया है। जब वह उसके सिर से धीरे धीरे खून निकलते देखती है, वह अपने हाथों से किसी की जान लेने पर पछताने लगती है, लेकिन याएबे उसे शांत रहने को कहता है। वह सोचता है कि लड़की ने कुछ गलत नहीं किया और उसने खुद को बचाने के लिए उस बुरे आदमी पर हमला करना पड़ा। मासूम लड़की रोने लगती है और नहीं समझ पाती कि सेंटीपीड ने अंदर आते ही अपना व्यवहार क्यों बदल लिया।
वह चाहती है कि वह उसे बचा पाती और याद करती है कि उसके पिता ने उसे बताया था कि दुनिया में बुराई से ज्यादा अच्छे लोग हैं। या ये उसे भरोसा दिलाता है कि वह आदमी अभी मर नहीं गया है। मैन कैरेक्टर उसे चुप रहने को कहता है और कमरे से निकल जाने को कहता है। जैसे ही लड़की को पता चलता है कि सेंटिपीड अभी भी जिंदा है, वह मैन कैरेक्टर से कहती है कि जल्दी उसकी जान बचाओ। यह सुनते ही मैन कैरेक्टर चिढ़ जाता है और उसे धक्का देकर कमरे से बाहर कर देता है। वह लड़की से कहता है कि दफा हो जाओ और दरवाजा बंद कर देता है। वह कहता है कि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे उसके जैसी इतनी बेवकूफ इंसान मिलेगी। मैन कैरेक्टर दरवाजा लॉक कर देता है और सोचता है कि वह लड़की बहुत परेशान करने वाली है। सेंटिपीड की बेहोश बॉडी देखकर मैन कैरेक्टर उसे घसीटकर खिड़की तक ले जाता है और उसे बाहर किक मारकर फेंक देता है। बॉस कन्वीनियंस स्टोर के बाहर गिरता है। जॉम्बी तुरंत उसे देख लेते हैं और ज्यादा समय नहीं लगता। उसे पूरी तरह से घेरने में वह अचानक होश में आता है और खुद को जॉम्बी से घिरा हुआ पाता है, जो उसकी बॉडी खाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वह दर्द से चीखता है। जब जॉम्बी अपना खाना मजे से खाने लगते हैं, मैन कैरेक्टर ऊपर से उसे घूरता है और कहता है, काश उसके पास इससे बेहतर नाइफ होती। मैन कैरेक्टर सोचता है कि अगर उसके पास मौका होता तो वह पहले सेंटिपीड के हाथ पैर काट देता, फिर उसे जॉम्बी के खाने के लिए फेंक देता। मैन कैरेक्टर देखता है कि दूसरी तरफ नाइट क्लब की बालकनी के पास कोई लटका हुआ है। आदमी जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है। जैसे ही वह जॉम्बी को धक्का देता है, याबे उसे हेलो कहता है और पूछता है कि क्या नाइट क्लब बिल्डिंग के अंदर अभी भी कोई है। आदमी अपनी जान बचाते हुए बताता है कि अंदर कोई नहीं है। वह शेयर करता है कि वे सभी दरवाजा रोक रहे थे, लेकिन उनमें से एक भाग गया और छोड़ना पड़ा। इसके बाद जॉम्बी ने ज्यादा समय नहीं लिया और दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए और सबको मार दिया। वह याय से मदद मांगने लगता है और पूछता है कि क्या मैन कैरेक्टर उसे अपने पास ले जाएगा। मैन कैरेक्टर इस विचार को रिजेक्ट कर देता है और आदमी को सलाह देता है कि जल्दी से जल्दी भाग जाए अगर वह जॉम्बी का खाना नहीं बनना चाहता, जैसा कि जमीन पर कचरे को खा रहे हैं। आदमी नीचे देखता है और पाता है कि जॉम्बी उसका बॉस खा रहे हैं। वह समझता है कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है और नाइट क्लब की बालकनी से भागने लगता है। याएबे उम्मीद कर रहा था कि जॉम्बी गैंग के सभी कचरे मेंबर का खात्मा कर देंगे और मुस्कुराते हुए उन्हें कहता है कि उसकी जिंदगी और मुश्किल मत बनाओ। कन्वीनियंस स्टोर में सेंटिपीड का काम निपटाने के बाद मैन कैरेक्टर अपने कमरे का दरवाजा खोलता है और देखता है कि यू पेशेंटली एक कोने में बैठी हुई है। सख्त आवाज में याएबे पूछता है कि वह अब भी यहां क्यों है, जबकि उसने उसे शॉवर लेने के लिए कहा था। मासूम लड़की अंदर झांकती है और खिड़की के पास खून देखती है। मैन कैरेक्टर बताता है कि उसने आदमी को पहले फ्लोर पर भेज दिया। लड़की सोचती है कि आदमी भाग गया। मैन कैरेक्टर उसकी सोच पर हंसता है और कहता है कि ऐसी स्थिति में कोई निकलना असंभव है। यह सुनकर लड़की एक सेकंड के लिए चुप हो जाती है। वह नहीं समझ पाती कि उसने बॉस को मारना क्यों जरूरी था। वह सोचती है कि सेंटिपीड शायद बेहतर इंसान बन सकता था और उसे मरने की जरूरत नहीं थी। याएबे हाथ दीवार पर मारता है ताकि लड़की डर जाए और चिल्लाता है। वह पूछता है कि क्या उसने कभी सांप और किसान की कहानी पढ़ी है। मैन कैरेक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर उसने सेंटिपीड को बचा लिया होता तो वह उन्हें मारने की कोशिश करता। याएबे स्पष्ट कर देता है कि वह भी एक स्वार्थी विलेन है और नए ज़ॉम्बी भरे दुनिया में जीवित रहने के लिए उन्हें लगातार एक दूसरे को मारते रहना पड़ेगा। लड़की जैसी बेवकूफ को समझाने की कोशिश छोड़कर मैन कैरेक्टर फिर से शॉवर लेने का फैसला करता है। हालांकि अभी कुछ ही समय पहले उसने शॉवर लिया था। मैन कैरेक्टर अपनी चोटों की शिकायत करता है और जैसे ही वह जाने वाला होता है, यू कुछ बोलने की कोशिश करती है। यू गलती से फिसल जाती है, लेकिन मैन कैरेक्टर इसे नोटिस कर लेता है और आसानी से उसे बचा लेता है। वह चिंतित हो जाता है और पूछता है कि वह ठीक है या नहीं। यायाबे जल्दी से उसे कमरे में ले जाता है और बिस्तर पर बैठा देता है। वह देखता है कि क्या लड़ाई के कारण उसे चोट लगी है, लेकिन कोई चोट नहीं पाता। वह उसका माथा छूता है और पाता है कि उसे तेज बुखार है। मैन कैरेक्टर उसके लिए दवा ढूंढना शुरू करता है। वह याद करता है कि शुरू से ही वह कमजोर दिख रही थी और सोचता है कि क्या वह पिछली जिंदगी में बीमार थी। वह कुछ उपयोगी याद नहीं कर पाता, लेकिन अंत में फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढ लेता है। या एक पिंक डायरी देखता है और उसे खोलता है। डायरी में डोनेशन लिस्ट लिखी होती है। छोटी लड़की ने लिखा कि उसका इलाज दर्दनाक नहीं था और उसने इसे कई लोगों की मदद से प्राप्त किया। यूं ने तय किया था कि वह भविष्य में भी एक अच्छा इंसान बनना चाहती है। अपनी डायरी पढ़ते हुए मैन कैरेक्टर एक बीमारी का रिकॉर्ड पाता है और जानता है कि उसे लीकेमिया है। यायाबे आखिरकार समझ जाता है कि वह पूरी तरह बैंडेज में क्यों है और महसूस करता है कि यही कारण है कि वह इतनी दयालु और दूसरों की जिंदगी बचाने में फोकस है।
वह मानता है कि उसकी जैसी कोमलता, गर्मजोशी और दयालुता अब नए एपोकैलिप्टिक दुनिया में मौजूद नहीं है। अचानक मैन कैरेक्टर अपनी पॉकेट में एनर्जी स्टोन्स को याद करता है और सोचता है कि क्या ये उसकी बीमारी के खिलाफ असरदार होंगे। सूरज उगने के बाद धीरे धीरे सभी जॉम्बी की भीड़ क्षेत्र छोड़ने लगती है। मैन कैरेक्टर आखिरकार उठता है और देखता है कि यूं उसके कमरे में झांक रही है। यायाबे हैरान होता है कि वह पहले ही उठ गई और पूछता है कि क्या वह पहले से बेहतर है। छोटी लड़की कुछ नहीं कहती। मैन कैरेक्टर उसे बताता है कि उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करे और कहता है कि वह कप नूडल्स के साथ सॉसेज खाना चाहता है। मासूम लड़की उसकी बात मानती है और जाने से पहले यायाबे उसे बताता है कि वे जल्द ही उसके पिता को ढूंढने जाएंगे, इसलिए उसे जल्दी से अपने सामान पैक करके तैयार होना चाहिए। यह सुनकर छोटी लड़की थोड़ी हैरान हो जाती है। यूं पूछती है कि क्या वे सच में उसके पिता को ढूंढने जाएंगे। वह सकारात्मक उत्तर देता है और याद करता है कि उसने बताया था कि उसके पिता बाहर खाद्य और ड्रिंक स्टॉक करने गए थे। यायाबे को महसूस होता है कि कन्वीनियंस स्टोर अब सुरक्षित नहीं है और वह तय करता है कि छोटी लड़की को उसके पिता के पास भेज दिया जाए ताकि वह सुरक्षित रहे। वह कहती है कि उसके पिता ने उसे कहा था कि वह कन्वीनियंस स्टोर पर इंतजार करे और कहीं न जाए। यायाबे पूछता है कि उसके जाने के कितने दिन बीत चुके हैं। वह कहती है कि 3 दिन हो गए हैं। मैन कैरेक्टर पूछता है कि उसके पिता आमतौर पर रीस्टॉक करने में कितना समय लेते हैं। लड़की बताती है कि उसके पिता को केवल आधा दिन लगता है। यह उससे कहता है कि कम से कम एक बार दिमाग का इस्तेमाल करे और सवाल करता है कि उसके पिता अब तक क्यों वापस नहीं आए। वह चिंतित होकर मैन कैरेक्टर को बताती है कि उसके पिता पूरी तरह ठीक हैं और उसने उसे 3 दिन पहले कॉल कर बताया था कि वह जल्दी वापस आएंगे। यह उसकी नहीं सुनता क्योंकि 3 दिन पहले ही गुजर चुके हैं। वो पूछता है कि क्या उसे इन 3 दिनों में और कोई कॉल या मैसेज आया। वह कुछ जवाब नहीं देती। मैन कैरेक्टर मान लेता है कि उसके पिता कहीं फंस गए होंगे या ज़ॉम्बी बन गए होंगे। मैन कैरेक्टर उससे पूछता है कि क्या वह अपने पिता को बचाने के लिए तैयार नहीं है। यूं कहती है कि वह केवल अपने पिता के निर्देशों का पालन कर रही है कि जब तक वह वापस ना आए कहीं ना जाए। यायाबे उसे बेवकूफ कहता है और सोचता है कि संभव है उसके पिता को कुछ अनपेक्षित परेशानी का सामना करना पड़ा हो। वह सवाल करता है कि क्या वह उसकी मदद नहीं करना चाहती। मैन कैरेक्टर उसे डांटता है और गुस्से में पूछता है कि क्या उसे एक गैंगस्टर को बचाने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन अपने पिता की मदद करने में इच्छा नहीं है। वो लड़की स्पीचलेस हो जाती है, लेकिन लड़का साफ कर देता है कि वो उससे कोई ओपिनियन नहीं मांग रहा। वो कहता है कि वो चाहे तो उसकी लाइफ ले सकता है, लेकिन वो अपना डेट चुकाना चाहता है, इसलिए वो उसे उसके फादर के पास सेफली ले जाएगा क्योंकि उसने उसकी लाइफ बचाई थी। वो उसे इडियट की तरह एक्ट करना बंद करने और जल्दी अपना सामान पैक करने को बोलता है। लड़की एंशियस होकर रूम से बाहर सामान पैक करने चली जाती है। हमारा बॉय उसकी इडियोटिक बिहेवियर से अनॉयड हो जाता है। उधर बाहर रोड पर बहुत बड़ा क्राउड ऑफ जॉम्बीज बस जमा हो चुका होता है। अचानक आउट ऑफ नोवेयर एक कार जॉम्बीज की तरफ स्पीड से आती है। ड्राइवर बिना स्लो हुए जॉम्बीज को व्हील्स के नीचे क्रश करता हुआ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ता रहता है। उसी टाइम कन्वीनियंस स्टोर के अंदर हमारा प्रोटैगोनिस्ट सारे नेसेसरी सप्लाइज पैक कर रहा होता है। उसे यू शेल्फ के पीछे छुपी मिलती है। वो पूछता है क्या पैकिंग हो गई। इनोसेंट गर्ल शेल्फ के पीछे से बाहर आती है, क्यूट ड्रेस और बनी बैकपैक पहने हुए। हमारा बॉय उसे ऐसे देखकर कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि हम एंजॉयमेंट के लिए बाहर नहीं जा रहे। वो कुछ नहीं बोलती। युबाई डिसाइड करता है इग्नोर करने का और पूछता है कप नूडल्स लाई हो। वो नूडल्स दे देती है। दोनों साथ बैठकर खाते हैं। युबाई प्लान करता है कि जैसे ही सन निकलेगा वो स्टोर से निकल जाएगा। उसे याद आता है कि उसने रोड पर कुछ कार्स देखी थीं। उम्मीद है कोई कार अभी ठीक हालत में मिल जाए। हमारा बॉय सोचता है कि कार मिलते ही यू को बुलाएगा, पर उसे शक है क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। युबाए उम्मीद करता है कि वो कोई बेवकूफी न कर दे। वो लड़की चिल्ली स्ट्रिप्स खा रही होती है। हमारा बॉय उससे कुछ शेयर करने को कहता है। वो मान जाती है। दोनों शांति से खा रहे होते हैं कि अचानक एक कार सीधे कन्वीनियंस स्टोर में घुस जाती है। दरवाजा टूट जाता है। सब कुछ हिलने लगता है। कई शेल्फ्स नीचे गिर जाते हैं। प्रोटैगोनिस्ट तुरंत आगे बढ़कर यू को बचाता है और पूछता है क्या ये अर्थक्वेक है। युबाए समझ जाता है कि ये कार है और वो चिंतित हो जाता है। मोटा सा ड्राइवर बाहर आता है और कन्वीनियंस स्टोर देखकर हंसने लगता है। वो मोटा और ऑगली आदमी सोचता है कि ये परफेक्ट जगह है। मोटा आदमी अपनी कार से बाहर आता है और एक झॉम्बी के सिर पर पैर रखकर उसे कुचल देता है। उसे लगता है कि सारे झॉम्बीज डेड होने पर बहुत ग्रेट दिखते हैं, जबकि वो पहले से ही डेड लोग हैं। मोटा आदमी हंसते हुए अनाउंस करता है कि अब ये कन्वीनियंस स्टोर उसका है। वो एक हग बैग निकालता है और अपने फेवरेट स्नैक्स ढूंढकर उसे भरने लगता है।
वो अपने सराउंडिंग्स की कोई परवाह नहीं करता। वो खुश होता है कि सिटी के सुपरमार्केट्स शायद पहले ही रॉब हो चुके होंगे, इसलिए डेजर्टेड टाउन में आकर रिसोर्सेस लेना सही फैसला था। प्रोटैगोनिस्ट धीरे से उसके पास पहुंचता है और उसकी डबल चिन पर अपनी नाइफ रख देता है। युबेय उस आदमी को बोलता है कि बिना फाइट किए अपने हाथ में जितना भी है सब नीचे रख दे। वो यहां तक बोल देता है कि जो पिछला आदमी स्टोर को रॉब करने आया था उसे जॉम्बीज के लिए बाहर फेंक दिया गया था। मोटा आदमी एंशियस होकर पसीना पसीना हो जाता है, लेकिन वो चिप बॉक्सेस प्रोटैगोनिस्ट पर फेंक देता है। युबाई सरप्राइज्ड हो जाता है और बिना एक सेकंड वेस्ट किए मोटा आदमी वो बैग जिसमें स्नैक्स भरे थे उठाता है और एरिया छोड़कर भागने की कोशिश करता है। इसके पहले कि वो अपनी कार स्टार्ट कर पाए, प्रोटैगोनिस्ट उसे पकड़ लेता है और नाइफ से उसे मारने की कोशिश करता है। मोटा आदमी डर जाता है और सरेंडर कर देता है। वो लड़के से अपनी जान बख्शने की भीख मांगता है। लिटिल गर्ल हमारे बॉय को उस मोटे आदमी को मारने से रोकती है और एंशियस होकर बताती है कि अगर युबे उसे मार देगा तो वो अपने किए हुए डैमेजेस की भरपाई नहीं कर पाएगा। प्रोटैगोनिस्ट एक सेकंड के लिए सोचता है और उसकी बात मान लेता है। हमारा बॉय सोचता है कि यह सिचुएशन आइडियल है, क्योंकि उन्हें पहले एक ड्राइवर की कमी थी, इसलिए वो उस मोटे आदमी की कार को उसके किए हुए डैमेज का पेमेंट मानकर अपने पास रख लेता है। वो आदमी सरप्राइज्ड हो जाता है बट रेसिस्ट नहीं करता। युबे यू को जल्दी से सारा लगेज उठाकर सबसे पहले कार में बैठने को कहता है। वो उसकी बात मान लेती है। मोटा आदमी बा से माफी मांगता है और मानता है कि उसने स्टोर तोड़कर गलती की है। वो अपने काम को जस्टिफाई करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो बहुत हंग्री था और उसे अंदाजा नहीं था कि वो लोग अभी भी अंदर हैं। यू बैग उठाने जाती है और अचानक उसे बहुत सारे ज़ॉम्बीज आते हुए दिखाई देते हैं। सबको ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। मोटा आदमी हैरान हो जाता है क्योंकि अभी अभी कुछ मारे थे, फिर भी इतने और आ रहे हैं। हमारा बॉय यू को कहता है जल्दी कार में बैठो। वो कूद कर अंदर चली जाती है। मोटा आदमी उन्हें सीट बेल्ट लगाने को कहता है। वो कार स्टार्ट करता है और पीछे से आने वाले कुछ ज़ॉम्बीज को क्रश कर देता है। यू और प्रोटैगोनिस्ट खुद को संभाल लेते हैं। मोटा आदमी एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता। वो अपनी कार ज़ॉम्बीज के बीच से धक्का देते हुए निकाल देता है और खतरनाक अंदाज में हंसते हुए सड़क छोड़ देता है। मोटा आदमी केयरलेसली ड्राइव करने लगता है, लेकिन हमारा बॉय एंशियस हो जाता है और उसे नॉर्मली ड्राइव करने को बोलता है, वरना उसकी लाइफ चली जाएगी। ड्राइवर कहता है कि वो पहले ज़ॉम्बीज को खत्म कर रहा है ताकि उसे ड्राइव करने में आसानी हो। वो उनसे पूछता है कि उनकी डेस्टिनेशन क्या है। प्रोटैगोनिस्ट यू से पूछता है उसके फादर कहाँ से सामान स्टॉक करते हैं। वो बताती है कि उसके फादर ने कॉल किया था और वो फुआंग सुपरमार्केट में थे और वहीं से रिसोर्सेस लाते हैं। मोटा आदमी उन्हें वार्न करता है, कहता है वहां जाना बैड आइडिया है क्योंकि वो जगह लोगों से भरी रहती है, मतलब वहां बहुत बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज मिलेंगे। मैन कैरेक्टर अपना चाकू उस आदमी की तरफ तानता है और कहता है जो बोला है वही करो। मोटा आदमी उसकी बात मान लेता है और जैसे ही वो दोनों फुआंग स्टोर की तरफ जा रहे होते हैं तब वो आदमी पूछता है क्या वह रेडियो चला सकता है, थोड़े गाने सुनने के लिए, वरना बहुत बोरिंग हो रहा है। मैन कैरेक्टर गुस्सा हो जाता है क्योंकि बहुत शोर हो रहा है। आदमी मजाक में कहता है कि वो अच्छा गायक है और मैन कैरेक्टर से पूछता है क्या तुम गा सकते हो। मैन कैरेक्टर उसे चुप रहने को कहता है। इस बीच यू उनकी मजाकिया बातचीत देखकर हंसता है। रास्ते में बार बार ज़ॉम्बी दिखाई देते रहते हैं, लेकिन मोटा आदमी किसी बात की परवाह नहीं करता। वह गाड़ी से सभी ज़ॉम्बी को कुचलता चला जाता है और लॉलीपॉप चूसते हुए हंसता भी रहता है। मैन कैरेक्टर बोलता है इतना शोर मत करो, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूं वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। मोटा आदमी परेशान हो जाता है लेकिन कहता है बहुत बोरिंग हो रहा है क्योंकि बे उसे म्यूजिक सुनने नहीं देता। वह मैन कैरेक्टर से कहता है कम से कम कुछ ज़ॉम्बी मारने तो करने दो और कार की चिंता मत करो क्योंकि ज़ॉम्बी को कुचलना आसान है, ये मजबूत गाड़ी है। मैन कैरेक्टर उसकी बहाने सुनने की परवाह नहीं करता और अपना चाकू फिर से मोटा आदमी की तरफ तानता है और कहता है जो बोला है वही करो। अचानक कार रुक जाती है। बे परेशान हो जाता है और पूछता है तुमने गाड़ी क्यों रोकी। मोटा आदमी कहता है हमारी गाड़ी का ईंधन खत्म हो गया। मैन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और गुस्सा हो जाता है, लेकिन मोटा आदमी खुद को बचाने की कोशिश करता है और कहता है पास में कोई पेट्रोल पंप नहीं मिला। मैन कैरेक्टर यू को बोलता है डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यू भी एंग्शियस हो जाता है। मैन कैरेक्टर उसे बोलता है कि बाहर निकलकर मीट शील्ड की तरह काम करो और सभी ज़ॉम्बी को अपनी तरफ खींच लो। मोटा आदमी मरने से पहले अपने पसंदीदा स्नैक्स खाने लगता है, जिससे मैंने कैरेक्टर और ज्यादा चिढ़ जाता है। यू खिड़की से बाहर देखता है और डर जाता है क्योंकि एक ज़ॉम्बी लगातार अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। जल्दी ही उनकी कार के चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में ज़ॉम्बी इकट्ठा हो जाते हैं। मैन कैरेक्टर थोड़ा निराश हो जाता है। उसे लगता है कि यहां फंसे रहकर वो भूख से ही मर जाएंगे, भले ही कार तबाह न भी हो। अचानक मैन कैरेक्टर कार के अंदर एक स्वॉर्ड देखता है। वह जोर से दरवाजा खोलकर ज़ॉम्बी को धक्का देता है और कॉन्फिडेंटली बाहर आ जाता है। एक ज़ॉम्बी उस पर हमला करने आता है, लेकिन वह तुरंत उस स्वॉर्ड से उसका सिर काट देता है।
यू ये देखकर हैरान रह जाता है। बे को वह नई सोड बहुत पसंद आती है और जैसे ही वह पीछे से आते हुए एक और जॉम्बी को देखता है, उसे समझ आ जाता है कि ये स्टार्टर जॉम्बी इतने ताकतवर नहीं है। एक साधारण सोड उन्हें खत्म कर सकती है। वह सोड घुमाकर एक और जॉम्बी का सिर उड़ा देता है। कुछ और जॉम्बी उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर एक एक करके सबको मार देता है। मोटा आदमी उसकी यह लड़ाई देखकर दंग रह जाता है और उसे स्ट्रांग बोलता है। यू भी कुछ बोल नहीं पाता। मैन कैरेक्टर कार का दरवाजा खोलकर उस बेवकूफ मोटे आदमी को बाहर आने को बोलता है। वह मना करता है, लेकिन मैन कैरेक्टर उसे समझाता है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगा तो वे लोग यहीं फंसे रहकर एक ना एक दिन मर जाएंगे। तभी उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। मैन कैरेक्टर को याद आता है कि रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थीं और शायद उनमें से किसी में फ्यूल मिल जाए। वह मोटे आदमी को अपनी योजना बताता है और कहता है कि सड़क पर जितने भी जॉम्बी आएंगे उनसे मैं लड़ लूंगा। तुम बस फ्यूल भरते ही एक्सेलरेटर दबा देना और बाकी बचे जॉम्बी को खत्म कर देना। बे उसे उसकी शर्ट पकड़कर रोकती है और कहती है कि उसे लगता है मोटा आदमी फ्यूल डालना जानता है, क्योंकि रास्ते में वह लगातार कारों के बारे में ही बात कर रहा था। मोटा आदमी के पास उसकी बात मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। बे उसे आदेश देती है कि वह कार से बाहर ना निकले। वह मान जाता है और जैसे ही मोटा आदमी बाहर आता है, वह मैन कैरेक्टर से कहता है कि वह अभी भी मानसिक रूप से तैयार नहीं है। मैन कैरेक्टर उसे निर्देश देता है कि कुछ बोतलें ढूंढकर फ्यूल भरने में मदद करें। मोटा आदमी बताता है कि खाली बोतलें नहीं हैं, लेकिन मैन कैरेक्टर कहता है कि सारी लिक्विड बाहर निकालो और जल्दी से वही करो जो कहा गया है। मैन कैरेक्टर जॉम्बी से लड़ाई शुरू करता है और मोटा आदमी उसे देखते हुए समझ जाता है कि वह लड़के को डराने में असफल रहा और उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़का इस तरह प्रतिक्रिया देगा। मैन कैरेक्टर कार की रक्षा करता रहता है। अचानक मोटा आदमी उसे वापस बुलाता है, जिससे मैन कैरेक्टर भ्रमित हो जाता है। वह बीए को बताता है कि उसे भूल गया था कि उनकी गाड़ी में फ्यूल टैंक्स भी हैं, और उसे पता चलता है कि मैन कैरेक्टर कोई सामान्य इंसान नहीं है। वह याब बे का उपयोग करने का निर्णय लेता है। मैन कैरेक्टर एक और जॉम्बी को खत्म करता है, और जैसे ही वह सुनता है कि मोटा आदमी फ्यूल का जिक्र करता है, वह गुस्सा हो जाता है। मोटा आदमी खुद को बचाने की कोशिश करता है और मैन कैरेक्टर से कहता है कि शांत हो जाए। वह जल्दी से व्हीकल में फ्यूल डालना शुरू कर देता है, लेकिन बे उसे डांट देती है। मैन कैरेक्टर उसे कहता है कि फ्यूल बाद में डालना। वह मोटे आदमी को कुछ इकट्ठा करने में मदद करने के लिए निर्देश देता है। मैन कैरेक्टर उसे वह मार्बल दिखाता है जिसे ऊर्जा पत्थर कहा जाता है, और समझाता है कि आदमी ज़ॉम्बी के दिमाग में इन मोतियों को ढूंढ सकेगा। वह आदमी से कहता है कि उसे इन्हें बाहर निकालने में मदद करे। मोटा आदमी कंफ्यूज्ड हो जाता है। बे उसे दिखाती है कि ज़ॉम्बी के दिमाग से मोतियों को कैसे निकाला जाता है और पूछती है, क्या अब समझ आया? ड्राइवर को यह घिनौना लगता है और वह फिर से व्हीकल में वापस जाने की इच्छा करता है, लेकिन मैन कैरेक्टर उसे धमकाता है और कहता है कि अगर वह निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसका मांस की तरह बंट जाएगा। ड्राइवर सुनने का निर्णय लेता है, लेकिन सवाल करता है कि वह खुद इसे कैसे खोदे, क्योंकि उसके पास सोड नहीं है। बे उसे अपने मुंह का इस्तेमाल करने का आदेश देती है और बताती है कि वह खुद जॉम्बी मारने की जिम्मेदारी संभालेगी। मोटा आदमी को स्टोन्स खोदने होंगे, और अगर वह आलस्य करेगा तो मैन कैरेक्टर साफ कर देता है कि उसकी जान ले ली जाएगी। बे जॉम्बी मारना शुरू कर देती है। मरे हुए जॉम्बी के शव देखकर ड्राइवर को घिन आती है। पास से उन्हें देखना भी उसे उल्टी करवा देता है, लेकिन मोटा आदमी अपनी किस्मत स्वीकार करने का निर्णय लेता है और अपनी कार से कुदाल ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे उनके दिमाग खोदने हैं। वह मैन कैरेक्टर से कहता है कि भले ही वह मोटा है, उसे दर्द से डर लगता है और वह चाहता है कि मैन कैरेक्टर उसे उसकी खुदाई के दौरान सुरक्षित रखे। बे उसे चुप रहने और खुदाई शुरू करने को कहती है। ड्राइवर सोचता है कि क्या वह भरोसा करे कि जॉम्बी उसके दिमाग खोदने के दौरान नहीं हिलेंगे। वह देखता है कि हर हमला जॉम्बी का सिर खोल देता है और सीखता है कि लड़का बहुत ताकतवर है। वह खुदाई शुरू करता है और सोचता है कि जॉम्बी का दिमाग बहुत नाजुक है। आखिरकार मोटा आदमी स्टोन को देख लेता है। वह हरी चमकती मोती निकालता है और आश्चर्यचकित होता है कि इंसानी दिमाग में ऐसी अजीब स्टोन्स होती हैं। वह युबाई से पूछता है कि क्या ये स्टोन्स कीमती हैं, लेकिन मैन कैरेक्टर उसे जवाब नहीं देता और चुप रहने को कहता है। ड्राइवर मानता है कि शायद ये स्टोन्स ही इंसानों को जॉम्बी बनाने का कारण है, और एक स्टोन खुद के लिए रखने का निर्णय करता है। मैन कैरेक्टर अपनी सोड से एक और जॉम्बी मारता है और अंत में रुकने का निर्णय करता है। वह सोचता है कि दूर के जॉम्बी की उसे परवाह नहीं करनी है। युबाई अब भी अपने छोटे शरीर की आदत नहीं डाल पाया है और सोचता है कि उसे अपनी मूवमेंट सुधारनी होगी। मैन कैरेक्टर मोटे आदमी से मोतियों के बारे में पूछता है। ड्राइवर गर्व से अपने हाथ में कई पर्ल्स दिखाता है और बताता है कि वह अब डिगिंग में और भी अच्छा हो गया है।
काफी देर तक लगातार खोदने के बाद मोटा आदमी इसे मजेदार समझने लगता है। युबे उसे स्टोन्स धोकर अभी संभाल कर रखने को कहता है और जल्दी से फ्यूल भरने को बोलता है, क्योंकि उन्हें अभी अपनी मंजिल फूडोंग सुपरमार्केट पहुंचना है। ड्राइवर उसकी बात मानकर फ्यूल भरना शुरू करता है। बे लड़की को चेक करता है और अचानक नोटिस करता है कि उसकी हालत ठीक नहीं लग रही। वह चिंतित हो जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता। उसकी हालत देखकर वह परेशान हो जाता है और पता चलता है कि उसका बुखार पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। उसे याद आता है कि वह दवाई साथ लाया था और तुरंत निकाल लेता है। मैन कैरेक्टर उसे पानी भी पिलाता है। ड्राइवर पूछता है कि क्या उसकी बहन को हीट स्ट्रोक हुआ है। मैन कैरेक्टर आदेश देता है कि जल्दी से फ्यूल पूरा करके कार चलाओ। यूं नहीं जागती। ड्राइवर सोचता है बहुत गर्मी है और शायद कार में ज्यादा देर बैठने से उसे तबीयत खराब हुई होगी। वह पूछता है कि क्या वह बेहतर महसूस कर रही है। तभी मैन कैरेक्टर उसे गुस्से से घूरते हुए उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड तान देता है। वह सोचता है कि यह सब उसी मोटे आदमी की गलती है, क्योंकि उसने फ्यूल के बारे में झूठ बोला था और इस बेवकूफ मजाक की वजह से काफी समय बर्बाद हो गया। बेसाफ कहता है कि अगर उसकी बहन को कुछ हुआ तो वह मोटे आदमी को मार डालेगा। ड्राइवर घबराकर पसीने से तर हो जाता है और उसे रहम की भीख मांगता है। वह यकीन दिलाता है कि अब वह बिल्कुल ठीक तरीके से ड्राइव करेगा और कोई और परेशानी नहीं करेगा। ह्यूमन कैरेक्टर का परेशान चेहरा देखता है। वह दांत भींचता है और जैसे ही वे फोंग सुपरमार्केट की ओर बढ़ते हैं, ड्राइवर उसकी सोड टेक्निक की तारीफ करता है और उससे उसका नाम पूछता है। मैन कैरेक्टर ठंडी नजर से उसे देखता है और कहता है कि पहले तुम अपना नाम बताओ। ड्राइवर अजीब सा हंसते हुए कहता है कि उसका नाम ज्याओ है और वह शहर में एक व्हीकल रिपेयर शॉप का ओनर है। ज्याओ बताता है कि शहर में सभी लोग ज़ॉम्बी बनने के बाद उसे जबरदस्ती गाड़ी चलाने पर मजबूर कर दिया गया। वह यह भी बताता है कि जो वाहन वह अभी चला रहा है वह उसके दोस्त का है। वह आदमी अपनी गाड़ी अपने रिपेयर शॉप में छोड़ गया था और वापस कभी नहीं आया, इसलिए जाओ ने गाड़ी चलाना शुरू किया। मैन कैरेक्टर अपना नाम भी बताता है। अचानक जाओ ब्रेक लगाता है और गाड़ी तुरंत रुक जाती है। बे हैरान हो जाता है और अपनी सोट ड्राइवर की ओर तानते हुए पूछता है कि गाड़ी क्यों रुकी। मैन कैरेक्टर उसे उसकी बेवकूफा हरकतों के लिए मारने की धमकी देता है, लेकिन मोटा आदमी बताता है कि सुपरमार्केट की ओर जाने वाले रास्ते में आग लगी है। आग की वजह से वे आगे नहीं बढ़ सकते। यू आखिरकार हिलना शुरू करती है। मैन कैरेक्टर नोटिस करता है कि वह जाग चुकी है। वह बाहर देखती है और मैन कैरेक्टर उसे बताता है कि रास्ते पर आग लगी होने की वजह से वे उसके पिता के पास जल्दी नहीं पहुंच पाएंगे। वह अपने पिता की चिंता करने लगती है। जो बताता है कि अगर वे दिशा बदलें तो फिर भी सुपरमार्केट पहुंच सकते हैं। वह मैन कैरेक्टर को बताता है कि वहां पहुंचने में अधिक समय लगेगा और पूछता है क्या वे आगे बढ़ें। बे थोड़ी देर सोचता है और फिर तय करता है कि पहले वे बेहतर उपकरण और हथियार इकट्ठा करेंगे और फिर सुपरमार्केट जाएंगे। बे मोटे आदमी से पूछता है क्या वह किसी इलेक्ट्रिक या हथियार की दुकान के बारे में जानता है। सौ थोड़ी देर सोचता है और फिर कुछ याद आता है। वह गाड़ी चलाते हुए बताता है कि उसका एक होम टाउन दोस्त है जो कई सालों से ब्लैक स्मिथ का काम कर रहा है और उसके पास बहुत अनुभव है। मैन कैरेक्टर उसकी कहानी सुनता है। मोटा आदमी कहता है कि उसे अभी भी याद है कि उसके दोस्त की ब्लैक स्मिथ शॉप कहाँ है, लेकिन वह निश्चित नहीं है कि ज़ॉम्बी वायरस फैलने के बाद उसका दोस्त बच पाया या नहीं। जाओ सोचता है कि वहां जाना लाभकारी रहेगा, क्योंकि भले ही उसका दोस्त मृत हो, ब्लैक स्मिथ शॉप में अभी भी अच्छे क्वालिटी के सामान मिल सकते हैं। वह बताता है कि मैन कैरेक्टर जो सोड पकड़ रहा है वह भी उसके दोस्त ने व्यक्तिगत रूप से बनाया था। बे समझ जाता है कि वह वहां जाकर शायद अच्छा हथियार बना सकता है, क्योंकि उसने बहुत अच्छे अलॉयज इकट्ठा किए हैं। वह आशा करता है कि जाओ कोई परेशानी न पैदा करे। जाओ लगातार अपने होम टाउन दोस्त के बारे में बात करता रहता है और बताता है कि उन्हें मिले कई साल हो गए हैं। उसे याद आता है कि वे बचपन में साथ में क्लासेस स्किप किया करते थे और कभी कभी तरबूज चुराया करते थे। यू उसे बोलती है कि अब बात करना बंद करे। मोटा आदमी देखता है कि बे सो गया है और वह निराश हो जाता है, क्योंकि वह अपनी रोमांचक कहानी साझा करना चाहता था। कुछ समय गाड़ी चलाने के बाद वे आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। जो उतरता है और देखता है कि उसके दोस्त की ब्लैकस्मिथ शॉप इतने सालों बाद भी बिल्कुल वैसी ही है। मैन कैरेक्टर आखिरकार जाग जाता है और गाड़ी से बाहर निकलकर ब्लैकस्मिथ शॉप को देखता है। वह सोचता है कि जगह कचरे के ढेर जैसी लग रही है, लेकिन शाओ ऑकवर्डली हंसता है और बताता है कि उसका दोस्त चीजें जमा करने की अजीब आदत रखता है। बे अपनी सोड शाओ की तरफ तानता है और कहता है कि वह उम्मीद करता है कि ब्लैकस्मिथ शॉप भरोसेमंद हो, वरना वह बिना झिझक मोटे आदमी को खत्म कर देगा।
जैसे ही वे शॉप के अंदर जाने ही वाले होते हैं, उन्हें कुछ ज़ॉम्बी दिखाई देते हैं और उन्हें साफ सफाई करनी पड़ती है। बे सोचता है कि जाओ का होमटाउन दोस्त भी ज़ॉम्बी में से हो सकता है, लेकिन कहता है कि उसके लिए भी यही सच है। वह अपनी सोर्ड तैयार करता है और मोटे आदमी को निर्देश देता है कि ज़ॉम्बी के दिमाग खोदते रहें और मोतियों को निकालकर मेन कैरेक्टर को दें। जाओ उसके निर्देश मानने का निर्णय करता है। यू मैन कैरेक्टर से रोकती है और बताती है कि वह उनकी मदद करना चाहती है। मैन कैरेक्टर कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए वह बस गाड़ी में रह सकती है और बोझ नहीं बनेगी। वह कहता है कि अगर कोई जॉम्बी उसे काटता है या बीमारी की वजह से वह बेहोश होती है तो वह उसे फिर नहीं बचाएगा। यू आश्वस्त करती है कि वह पूरी तरह ठीक है और अतिरिक्त सावधानी बरतेगी। स्याओ उसे बहादुर कहता है और कहता है कि जब वह डिगिंग खत्म कर लेगा तो सभी मोतियां इकट्ठा करे। वह उसे भरोसा दिलाता है कि उसे उसकी सुरक्षा के लिए वह है। बे कहता है कि यह उसका अपना निर्णय है और अगर वह जॉम्बी बनती है तो वह उसे मारने में संकोच नहीं करेगा। यू उसकी बात समझती है और मैन कैरेक्टर सभी जॉम्बी मारना शुरू कर देता है। जबकि डिगिंग हो रही है, जाओ पूछता है कि यू की उम्र और नाम क्या है। छोटी लड़की बताती है कि उसका नाम योयू 14 साल है। शाओ यह जानकर हैरान होता है कि उसका सरनेम उसके भाई से बिल्कुल अलग है और सवाल करता है कि क्या वे दूर के रिश्तेदार हैं या कुछ और। मैन कैरेक्टर लगातार ज़ॉम्बी मारता रहता है। जब वे मोतियाओं इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी एक रहस्यमय आदमी दूर से टेलीस्कोप के जरिए उन्हें देखता है। वह थोड़े चौंक जाता है और अचानक उसका कमरा में एक आदमी घुस आता है कुछ रिपोर्ट करने के लिए। रहस्यमय आदमी, जिसे लुओ कहा जाता है, एक गोली चलाकर उस आदमी को मार देता है क्योंकि वह दरवाजा खटखटाए बिना आया था। एक और आदमी यह सब देखकर डर के मारे कांपने लगता है। लुओ उस आदमी से पूछता है कि क्या उसे कोई रिपोर्ट करनी है। नया आने वाला आदमी बताता है कि ब्लैक स्मिथ शॉप के सामने की तरफ लोग ज़ॉम्बी मार रहे हैं। लुओ कहता है कि उसने उन्हें पहले ही देख लिया है। नया आदमी बताता है कि उसे याद है कि उसने उन्हें पहले भी देखा था। वह अपने बॉस लुओ से कहता है कि उसने देखा कि छात्र ने अकेले कई ज़ॉम्बी मार डाले और वह बहुत ताकतवर है। लुओ उसकी बात सुनता है और अपनी एक लड़की को कुछ लाने का आदेश देता है। वह लड़की अपने बॉस को समझती है और उसे फूड पैकेट दे देती है। लुओ उसे नए आने वाले आदमी की ओर फेंकता है और कहता है कि वह इसे खा सकता है। लुओ उस आदमी से कहता है कि अब चला जाए और बाद में और विवरण बताए। नया आदमी धन्यवाद कहता है और चला जाता है। लुओ शो का आनंद लेने और मैन कैरेक्टर को अपने टेलीस्कोप से देखने का निर्णय करता है। वह अपने एक आदमी को कमरे की सफाई करने और मृत शरीर बाहर फेंकने का आदेश देता है। लुओ उस आदमी को कहता है कि वह अपने सभी लोगों को नीचे जाकर साथ देने के लिए कहे। वह उन्हें इसके लिए इनाम देने को तैयार है। इस बीच शॉप के सामने मैंने कैरेक्टर लगातार ज़ॉम्बी मार रहा है, जबकि जो और यू सभी मोतियां इकट्ठा कर रहे हैं। बास अभी ज़ॉम्बी की सफाई खत्म कर देता है और पूछता है कि क्या जो भी खत्म कर चुका है। जो कहता है कि उसे बस एक और खोदना बाकी है। यू गर्व से मैंने कैरेक्टर को दिखाती है कि उसने 19 मोतियां इकट्ठा कर ली हैं। मैन कैरेक्टर उन्हें निर्देश देता है कि ब्लैक स्मिथ शॉप के आसपास कोई छेद तो नहीं है, इसे चेक करें। बे खुद अंदर जाकर चेक करने का निर्णय लेता है और दरवाजा तोड़ देता है। वह अंदर जाकर अपने आसपास का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करता है। मैन कैरेक्टर स्टोव को देखता है और नोटिस करता है कि वह अभी भी गर्म है। वह मान लेता है कि मालिक हाल ही में गया होगा और सोचता है कि क्या उसे ज़ॉम्बी ने हमला किया। जाओ रिपोर्ट करता है कि शॉप को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वह निश्चित नहीं है कि उसका दोस्त कहाँ गया। मैन कैरेक्टर सब समझ जाता है और जाओ को आदेश देता है कि अब तक जो मोतियां उन्होंने इकट्ठा की हैं वह उसे दे और कुछ आयरन प्लेट्स और एक पुराना इंजन ट्यूब ढूंढने जाए। मैन कैरेक्टर अपनी सोर्ड जाओ को देकर कहता है कि उसे तेज करे। वह फैटी को चेतावनी देता है कि अपनी गार्ड नीचे मत करना। जाओ थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि उसे लगा था कि वे यहां शॉप से वेपन्स लेने आए हैं। मैन कैरेक्टर बताता है कि उसे खुद एक स्ट्रॉन्ग वेपन बनाना होगा क्योंकि साधारण हथियार कुछ दिनों में बेकार हो जाएंगे। जाओ को यह जानकर हैरानी होती है कि बे क्राफ्टिंग भी करता है। मैन कैरेक्टर उसे चुप रहने और बस निर्देश मानने को कहता है। स्याओ वहां से जाता हुआ सोचता है कि बेया का इतना शॉर्ट टेम्पर क्यों है। यू मासूमियत से पूछती है कि वह इस बीच क्या करे। मैंने कैरेक्टर फायर जलाकर वेपन क्राफ्टिंग शुरू करता है। वह एक मेटल रोड को बार बार हैमर करता है। शाओ यह देखकर शॉक हो जाता है कि बा क्राफ्टिंग जानता है। मैन कैरेक्टर उसे बीड्स को कप में डालने को कहता है। शाओ तुरंत वही करता है और मैन कैरेक्टर उन बीड्स को मल्ट करने लगता है। कुछ मिनटों बाद पर्ल्स पूरी तरह पिघल जाती हैं। ज़ेओ इस प्रोसेस को देखकर सोचता है कि यह तो मैजिक जैसा है। बे अपनी ही हाथ पर कट लगाकर अपने खून की कुछ बूंदें मेल्टेड एनर्जी स्टोन्स में मिलाता है। फिर वह उस लिक्विड को पहले से बनाई मेटल रॉड पर डाल देता है।
शॉ इस प्रोसेस को सॉस डालना कहकर बुलाता है। मैंने कैरेक्टर रॉड को लगातार हैमर करता रहता है। इस बीच ब्लैकस्मिथ शॉप के बाहर लुओ के लोग दूर से सब देख रहे होते हैं। नया आदमी दूसरों को बताता है कि मैन कैरेक्टर ज़ॉम्बीज को बड़ी आसानी से मार देता है, जैसे सब्जी काट रहा हो। उसे समझ नहीं आता कि लुओ ने उन्हें मरने भेज क्यों दिया। एक मसल हेड थग सोचता है कि अगर वह बाया को जिंदा पकड़ ले तो उसे सप्लाईज का बॉक्स मिलेगा। एक और थग का सपना है किसी खूबसूरत औरत के साथ समय बिताने का। उससे बेहतर भला क्या एक थग सोचता है कि उनके बॉस को याबे में दिलचस्पी क्यों है। वे यह भी सोचते हैं कि अटैक करना अब आसान होगा, क्योंकि इस इलाके की सभी ज़ॉम्बीज मैन कैरेक्टर पहले ही साफ कर चुका है। थग्स तय करते हैं कि रात होने पर वे मेन कैरेक्टर और उसके साथियों पर हमला करेंगे। उधर शॉप के अंदर मेन कैरेक्टर मजबूत वेपन बनाने में लगा है। जाओ ध्यान से उसे देखते हुए पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट किसी लोन ग्रेजुएट्स जैसा है। बे कुछ पार्ट्स तैयार करता है और पानी में ठंडी होने के बाद सोड को बाहर निकालता है। जाओ नोटिस करता है कि सोड पर इलेक्ट्रिक पैटर्न है और उसे बहुत कूल लगता है। मैन कैरेक्टर सभी जरूरी मटेरियल्स तैयार करने के बाद मुस्कुराता है। वह उत्साहित हो जाता है कि वह असली मैकेनिक की ताकत दिखा सके। इस बीच यू सावधानी से सभी के लिए खाना तैयार करती है। वह खुश है कि उसे स्टोव मिल गया। जितना भी खाना उसने बनाया है उसका बड़ा भाई काम खत्म करने के बाद उसका आनंद ले सकेगा। लू का एक आदमी मासूम लड़की के पीछे से चुपके से आता है और उसका चेहरा पकड़ लेता है। यह डिस्गस्टिंग आदमी उसे सरप्राइज करता है और उसे अपने साथ ले जाने का निर्णय करता है। यू चिल्लाने की कोशिश करती है लेकिन असफल रहती है। मैन कैरेक्टर को तुरंत कुछ गलत होने का एहसास होता है। सारे मटेरियल्स एकत्र करने के बाद मैन कैरेक्टर नई स्वॉर्ड बनाना खत्म करता है और उसे टेबल पर रख देता है। शॉ स्वॉर्ड को एडमायर करता है और कहता है कि उसने ऐसी वेपन केवल मूवीज में ही दो देखी है। अंतिम कदम स्वॉर्ड को एक्टिवेट करना है। मैन कैरेक्टर इसे शॉप के अंदर मौजूद पावर जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रोकट करता है। स्वॉर्ड चमकने लगती है और पावर जनरेटर डिस्ट्रॉय हो जाता है। शॉ नई वेपन को देखकर अस्टॉनिश्ड हो जाता है। मैन कैरेक्टर इसे कास्ट सोड सेकंड ऑर्डर नाम देता है। शॉ सोड को अमेजिंग कहता है और मैन कैरेक्टर से अपने लिए भी एक बनाने के लिए कहता है। अचानक दोनों एक शोर सुनते हैं। जाओ पहचानता है कि यह उसकी बहन यू है और बिना समय गवाए दोनों बाहर भागते हैं ये देखने के लिए कि क्या हुआ। बे कुछ थग्स को अपनी छोटी बहन को पकड़ते हुए पाता है और गुस्से से भर जाता है। एक थग उसे धमकाता है और कहता है कि अगर मैन कैरेक्टर उनके साथ ओबीडियंटली नहीं गया तो वह लड़की को मार देगा। बे उनकी बातों को इग्नोर करता है और अपनी नई सोड घुमाता है, थग्स की तरफ अटैक करता है। शॉ कंफ्यूज्ड होता है लेकिन नई सोड एक ग्रीन स्लैश बनाती है जो एक थग को मार देती है। बाकी लोग डरकर भागने की कोशिश करते हैं लेकिन मैन कैरेक्टर अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए उन्हें भागने का मौका नहीं देता। वह सोड एक बार फिर घुमाता है लेकिन अटैक थग्स पर लैंड नहीं करता। वे लोग लड़की को पकड़कर वापस अपने बेस की तरफ भागते हैं। मैन कैरेक्टर मसल हेडेड थग को बिना किसी प्रॉब्लम के मार देता है, जिससे नया आदमी और भी ज्यादा डर चुका था। वह अपने साथी को चेतावनी देता है कि लड़की को नीचे रखो वरना वे दोनों मर जाएंगे, और सोचता है कि यह सब उसकी गलती है क्योंकि थग ने योजना के अनुसार काम नहीं किया। छोटी लड़की को देखते ही यू को पकड़कर भाग रहे आदमी कहते हैं नए आदमी को कि अगर उसने लड़की को नीचे रखा तो बिया उसे मारने में संकोच नहीं करेगा, और अगर वे अपना मिशन फेल कर देते हैं तो लू उनकी जान ले लेगा। वैसे भी वे देखते हैं कि एक और लाइट स्लैश उनकी तरफ आ रही है और डर के मारे चिल्लाने लगते हैं जब मैन कैरेक्टर उनके पीछे पकड़ने की कोशिश करता है। मैन कैरेक्टर ठान लेता है कि वह थग्स को मार देगा, लेकिन अचानक जाओ बताता है कि पीछे से ज़ॉम्बीज उन पर हमला कर रहे हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बीज जाओ और बिया की तरफ बढ़ते हैं। मोटा आदमी नोटिस करता है कि वे सामान्य से तेज भाग रहे हैं, जैसे किसी ने उन्हें स्टिमुलेंट मेडिसिन दी हो। बात हग्स का पीछा करना छोड़ देता है और खुद को ऐसी स्थिति में पाकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। स्याओ सवाल करता है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। मैन कैरेक्टर दांत कसकर सोड घुमाना शुरू करता है और पहले ज़ॉम्बीज को मारता है। लड़के को फाइट करते देखकर जाओ शॉक्ड हो जाता है कि उसकी नई वेपन कितनी कैपेबल है। मैन कैरेक्टर आसानी से एक साथ कई ज़ॉम्बीज मार देता है। जियाओ समझ जाता है कि किडनैपर्स यू को लेकर भागने वाले हैं। वह तुरंत बीजे को बताता है कि वे पास की बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। मैन कैरेक्टर उसे सिर्फ खड़े रहने के लिए चिल्लाता है और मोटे आदमी को निर्देश देता है कि जल्दी से अपनी गाड़ी चलाकर किडनैपर्स का पीछा करे। जो अपने आदेश समझ जाता है और बिना समय गवाए तुरंत अपनी कार में बैठ जाता है। मोटा आदमी ठान लेता है कि वह अपनी छोटी बहन यू को बचाएगा और किडनैपर्स का पीछा करना शुरू कर देता है। थग्स नोटिस करते हैं कि एक गाड़ी उनका पीछा कर रही है और समझ जाते हैं कि जाओ उन्हें पकड़ने वाला है। अपनी जान बचाने के लिए वे जल्दी से एक बस में घुस जाते हैं।
सौ आखिरकार बिल्डिंग तक पहुंचता है जबकि किडनैपर्स का पीछा कर रहा था और पूछता है कि क्या यह उनका बेस है। जियो रुक जाता है क्योंकि लू के लोग एंट्रेंस को ब्लॉक करने के लिए एक बस ढूंढ लेते हैं। मोटा आदमी कंफ्यूज हो जाता है। किडनैपर्स अंदर दौड़ते हैं जबकि दो और गुंडे अपनी बस से रास्ता रोकते हैं और डरावनी हंसी हंसते हैं। उन्हें पता चलता है कि वहां सिर्फ एक मोटा आदमी है और उन्हें यकीन है कि वे उसे आसानी से मार सकते हैं। गुंडे बस से बाहर आते हैं और अपनी नजरें शाओ की कार पर टिकाते हैं। वे उसका धन्यवाद करते हैं कि उसने कार उनके पास लाकर दी और मोटे आदमी से कहते हैं कि यहां से चला जाए वरना मर जाएगा। वे उसे अपनी चाकू से डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन शाओ घबराए बिना गुंडों से कहता है कि वह डरता नहीं। वह उन्हें चेतावनी देता है कि उसे कम मत आंका जाए। गुंडे उसका मजाक उड़ाते हैं कि वह मोटा है और हमला करने का फैसला करते हैं। शाओ डर जाता है, लेकिन भागने की बजाय अपनी जगह पर खड़ा रहता है। अचानक हरी रोशनी गुंडों पर हमला करती है और एक ही स्ट्राइक में उन्हें और बस को तबाह कर देती है। सौ उस हथियार को एक्शन में देखकर हैरान रह जाता है। मोटा आदमी मान लेता है कि हमारे लड़के ने सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दिया। बे उससे कहता है कि बेकार मत बनो और किडनैपर्स का पीछा करो। हमारे लड़के ने अपने नए शानदार हथियार का इस्तेमाल करके बस को आसानी से तबाह कर दिया। और जब वह जाओ के साथ बिल्डिंग की ओर बढ़ता है, कुछ गुंडे प्रोटैगनिस्ट का सामना करने की तैयारी करते हैं। वह आगे बढ़ता रहता है और अचानक एक गुंडा बुरी तरह हंसता है और प्रोटैगनिस्ट पर चाकू फेंकता है। बिना डरे हमारे लड़के ने इसे आसानी से ब्लॉक कर दिया और अपने सोर्ड से गुंडे को मार दिया। हरी रोशनी उस आदमी को लगती है और वह तुरंत एक्सप्लोड हो जाता है। जे को एहसास होता है कि हमारे लड़के अकेले उसकी बहन को बचा सकता है। बाकी लोग घबराते हैं और प्रोटैगनिस्ट को रोकने के लिए मॉलोटॉव कॉकटेल फेंकते हैं। हमारे लड़के को फर्क नहीं पड़ता और हरी स्लैश से उन्हें कुछ सेकंड में मार देता है। अचानक एक गोली लगभग प्रोटैगनिस्ट को छू जाती है, जिससे वह सरप्राइज हो जाता है। लुओ आखिरकार बाहर आता है और लड़के की परफॉर्मेंस की तारीफ करता है। लुओ सब कुछ देखकर शॉक्ड होता है कि हमारे लड़के जैसी केपल कोई ऐसी डिजास्टर में मौजूद है। लोबा को ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है। प्रोटैगनिस्ट की ठंडी आंखें देखकर बॉस एश्योरेंस देता है कि वह सिंसियरली एक्ट करता है, खासकर टैलेंटेड लोगों के साथ जैसे बा। लुओ अपनी इच्छा दिखाता है कि वह प्रोटैगनिस्ट को संतुष्ट करना चाहता है और उसके विशेस पूछता है। हमारे लड़के ने अपना मन नहीं बदला, लेकिन लुओ सिस्टर यू की तरफ गन पॉइंट करता है और प्रोटैगनिस्ट को चेतावनी देता है कि आगे मत बढ़ो। वो यू को दिखाता है और बीए को एश्योरेंस देता है कि वे उसकी अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। लुओ कहता है कि वह गहरी नींद में सो रही है और प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि वह उसके अच्छे इरादों को निराश न करे, क्योंकि वह हमारे लड़के के प्रति इतनी काइंडनेस दिखा रहा है। लुओ जानता है कि उसके पास प्रोटैगनिस्ट के सामने कोई चांस नहीं है, लेकिन पूछता है कि क्या बिया देखना चाहता है कि उसकी सोड बंदूक से तेज है या नहीं। बा चुप रहता है। स्याओ हमारे लड़के से पूछता है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि वे होपलेस सिचुएशन में हैं। प्रोटैगनिस्ट लुओ के ऑफर को एक्सेप्ट करने का फैसला करता है और मांग करता है कि उसे लुओ के लोगों पर अथॉरिटी दी जाए, क्योंकि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए सारी मदद चाहिए। लुओ पहले हेजिटेंट होता है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए रिक्वायरमेंट्स एक्सेप्ट कर लेता है। वह हंसता है और प्रोटैगनिस्ट को अंदर इनवाइट करता है, प्रॉमिसिंग करता है कि उसे भव्य स्वागत मिलेगा। जाओ डर जाता है और लड़के से पूछता है कि क्या वह पागल है जो उनके सामने खड़ा हो रहा है जबकि उनके पास सभी गन्स हैं। बे जाओ को जाने की परमिशन देता है। मोटा आदमी हेजिटेट करना शुरू करता है और हमारे लड़के से कहता है कि वह ऐसी परेशानी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। सौ डर जाता है और जाने लगता है, हमारे लड़के को चेतावनी देते हुए कि बाद में अपने डिसीजन पर पछतावा न करे। प्रोटैगनिस्ट उसे अननोइंग कहता है और फोकस करने का फैसला करता है। लू के लोग उसका स्वागत करते हैं और प्रोटैगनिस्ट को अंदर गाइड करते हैं। जैसे ही वह बिल्डिंग में एंटर्स करता है, हमारे लड़के का सामना लुओं की बड़ी सेना से होता है। बॉस उसका स्वागत करता है और प्रोटैगनिस्ट से पूछता है कि क्या वह संतुष्ट है, यह शेयर करते हुए कि उसने 15 किलोमीटर के भीतर सभी यंग लड़कों को इकट्ठा कर लिया है। लुंग अपना परिचय देता है और रिवील करता है कि वह इस आर्मी का लीडर है। वह प्रोटैगनिस्ट से उसका नाम पूछता है और सवाल करता है कि वह हमारे लड़के के लिए कैसे यूजफुल हो सकता है। YIB अपना नाम बताता है और कहता है कि उसे अभी भी अपनी पिछली जिंदगी से लुओ याद है। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने गुंडों के लीडर से पूछा कि क्या उसे पता है कि ज़ॉम्बी एपोकलिप्स कैसे शुरू हुआ। लुओ पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट अस्यूम कर रहा है कि वह ज़ॉम्बी आउटब्रेक के बारे में जानता है और पहले से उसके बारे में जानता है। हमारे लड़के ने कहा कि उसे पता है कि बॉस की सेंसेस बहुत तेज हैं और उसने पहले ही ज़ॉम्बी एपोकलिप्स की प्रिडिक्शन कर ली थी, इसलिए उसने पहले से ही स्टॉक इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। बीए ने यह भी रिवील किया कि लू का करंट प्लान एक नेदर ड्रैगन गैंग बनाने का है जो बॉस को सरप्राइज करता है।
गैंग लीडर बीए के बारे में और क्यूरियस हो जाता है और सवाल करता है कि वह इतना सब कैसे जानता है। हालांकि नेदर ड्रैगन का आइडिया सीक्रेट था। प्रोटैगनिस्ट एनर्जी स्टोन दिखाता है और लुओ से कहता है कि वह पहले ही जानता है कि आदमी किस चीज में इंटरेस्टेड है। लुओ एक्साइटमेंट में क्लैप करता है और लड़के से कहता है कि सीधे पॉइंट पर आए। हमारे प्रोटैगनिस्ट हंसता है और ज़ॉम्बी वायरस के फैलने के कुछ संभावित तरीके बताता है। बस सोचता है कि लुओ ने सुना होगा कि कोई ओवरसीज रिसर्च प्रोजेक्ट गलत हो गया, जिससे बर्ड्स या इंसेक्ट्स के माध्यम से ज़ॉम्बी वायरस दुनिया भर में फैल गया, या न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर करने का प्लान था। लेकिन आग लगातार बढ़ती रही। तीसरी संभावना यह है कि एलियन इन्वेजन या किसी एस्ट्रॉयड का अर्थ से टकराना, जिससे वायरस एटमॉस्फेयर में फैल गया और अधिकांश ह्यूमन पॉपुलेशन ज़ॉम्बीज में बदल गई। बा मानता है कि बॉस ने इनमें से किसी एक संभावना के बारे में सुना और जल्दी एक्शन लेने और अपनी गैंग को कंट्री साइड वापस लाने का फैसला किया। लुओ को हैरानी होती है कि बा ने सब कुछ सही कहा और वह रिवील करता है कि उसे ज़ॉम्बी वीरस के बारे में थोड़ा पहले से पता था। बॉस एनर्जी स्टोन्स निकालता है ताकि लड़के को दिखा सके और कहता है कि उसने अभी तक ज़ॉम्बी के दिमाग में पाए गए पर्ल्स का इस्तेमाल करना नहीं सीखा। लुओ समझता है कि प्रोटैगनिस्ट की सोर्ड का एनर्जी स्टोन से कुछ लेना देना है। वह इसके बारे में जानकारी मांगता है और हमारे लड़के ने फैसला किया कि अगर लुओ उसकी मदद करेगा कुछ प्रिपेयर करने में, तो वह उसके सारे सवालों का जवाब देगा। लुओ डील एक्सेप्ट करता है, लेकिन लड़के से कहता है कि पहले उसे सोर्ड दिखाओ। वह हेजिटेट करता है, लेकिन लुओ सिस्टर यू को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और अपनी गन निर्दोष लड़की की तरफ पॉइंट करता है, उम्मीद करता है कि उसे कुछ बुरा नहीं करना पड़े। प्रोटैगनिस्ट समझता है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और अपनी सोर्ड लुओ के एक आदमी को दे देता है। गुंडा सोर्ड उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि यह कितना भारी है। वह मुश्किल से इसे अपने बॉस तक ले जाता है और रिपोर्ट करता है कि यह बहुत भारी है। लू स्वॉर्ड को वेल्ड करने की कोशिश करता है, लेकिन यह हिलती नहीं है। वह हैरान होता है कि उसने एक ही दिन में इतना कुछ सीख लिया और प्रोटैगनिस्ट से कहता है कि वह सारी जानकारी रिवील करे। हमारे लड़के ने कहा कि उन्हें लगता है कि सभी समझ गए होंगे कि एपोकैलिप्स ज़ॉम्बी वायरस की वजह से शुरू हुआ। जैसे ही कोई ज़ॉम्बी किसी इंसान को काटता है, वह इंसान भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और उनके दिमाग में एक ब्लैक पर्ल बनती है। बे बताता है कि इस स्टोन को एनर्जी ब्लैक मेटल कहा जाता है और इसका पर्पस है कि जब कोई इंसान ज़ॉम्बी बन जाए तो यह एनर्जी इकट्ठा करे। एनर्जी ब्लैक मेटल किसी भी चीज के मेटल एट्रीब्यूट्स या ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत अच्छा अडेप्ट करता है, इसलिए इसे मजबूत हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। लुओ सब कुछ समझ जाता है और सवाल करता है कि क्या यह कोई पिल है जो उसे ग्रेटर पावर हासिल करने में मदद कर सकती है। प्रोटैगनिस्ट मुस्कुराता है और बताता है कि जिन्होंने इसे खाने की कोशिश की वे ज़ॉम्बीज में बदल गए। लुओ पूछता है कि बाकी के साथ क्या हुआ और कहता है कि वह खुद देखना चाहता है। युबे उसे पेशेंस रखने और पहले कुछ और देखने के लिए कहता है। वह सभी से ध्यान से देखने को कहता है क्योंकि वह कुछ उठाता है और उसे एक्टिवेट करता है। प्रोटैगनिस्ट एक हग ग्रीन पल्स उत्पन्न करता है, जिससे सभी गुंडे शॉक हो जाते हैं। पावर जनरेटर आग पकड़ लेता है और अचानक बिजली काम करना बंद कर देती है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है और लुओ को यह जानकर हैरानी होती है कि एनर्जी स्टोन्स पावरफुल पल्सेस उत्पन्न कर सकती हैं। बॉस को एहसास होता है कि वह लड़के के हाथों में फंस गया। बे तुरंत अपनी सोर्ड पकड़ता है और बिना समय गंवाए बॉस पर हमला कर देता है। लुओ घबराते हुए खुद को बचाने के लिए कई गोली चलाता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट सभी गोलियों को आसानी से डॉज कर लेता है और अंतिम वार करता है, जिससे माफिया बॉस हमेशा के लिए रुक जाता है। लुओ अपने केयरलेसनेस पर पछताता है जब उसे आधा काट दिया जाता है और आखिरकार मर जाता है। हमारे लड़के ने सक्सेसफुली ईविल बॉस को रोक दिया और याद करता है कि अपनी पिछली जिंदगी में लुओ ने अपनी बुल गैंग को ब्लैक मेटल के इस्तेमाल को सीखने के बाद सभी तरह के मजबूत हथियार बनाने का आदेश दिया था। ईविल बॉस सब कुछ डोमिनेट करता था और सेना की कोई परवाह नहीं करता था। एनर्जी स्टोन्स की पावर से उसने हिंसा, स्लॉटर और सभी तरह के हॉरिफाइंग एक्ट्स किए, कुछ भी छोड़े बिना। प्रोटैगनिस्ट फाइट जारी रखता है और सभी गैंग मेंबर्स को ग्रीन स्लैशेस से मार देता है, उन्हें बढ़ने का कोई मौका नहीं देता। जब सभी मर जाते हैं, लड़के को एहसास होता है कि वह खुद स्लॉटरर बन गया है, लेकिन वह नहीं चाहता कि आप कुछ विटनेस करें। वह उसकी इनोसेंट फेस को छूता है और सोचता है कि भले ही वह उसे सीखने में मदद करना चाहता है कि अपोकलिप्स की दुनिया कितनी क्रूअल और रूथलेस है, लेकिन वह उसे किसी भी बुरी चीज में शामिल नहीं करना चाहता। अचानक कोई दरवाजा खोलता है। बात तुरंत अपनी सोर्ड पकड़ता है कि जो भी हो उसे मार दे, लेकिन मोटा आदमी घबराते हुए कहता है कि बस वही है।
साओ को पता चलता है कि लड़के ने पूरी गैंग का सामना कर लिया है। हमारे प्रोटैगनिस्ट पॉजिटिवली जवाब देता है और कहता है कि वह यहां जो करने आया था वह पूरा कर लिया। सॉ थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है जब उसे पता चलता है कि उन्होंने यह सब सिर्फ एक बेवकूफ पिस्टल के लिए किया। वह सोच रहा था कि प्रोटैगनिस्ट ने पूरी गैंग को सिर्फ अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए नष्ट किया। मोटे आदमी ने डिसअपॉइंटमेंट जताई, लेकिन हमारे लड़के ने उसे बताया कि एक गन में सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस होती है और इसमें कई बदलाव की रूम होती है जो इसे इस एरिया में रेयर बनाती है। शॉ क्यूरियस होता है और बे से पूछता है कि क्या वह इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव शूटर या लेजर गन में बदलने की योजना बना रहा है। वह याद करता है कि एनर्जी स्टोन्स को ज़ॉम्बी हेड से निकालकर बिल्डिंग के इंजन में रखने का प्लान था और देखता है कि पूरा काम वास्तव में सफल रहा। जाओ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि पूरी बिल्डिंग एक्सप्लोड होगी और वह बीए की इनक्रेडिबल आइडिया की तारीफ करता है। अचानक हमारे लड़के को एक आवाज सुनाई देती है और वह जल्दी से अपनी गन उस लड़की की तरफ पॉइंट करता है जो टेबल के पीछे छिपी हुई थी। वह बाहर आती है और अपनी जान के लिए भीख मांगती है। उससे कहती है कि उसे जाने दें। मोटा आदमी हैरान होता है कि इतनी खूबसूरत लड़की गैंग में शामिल है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है और बताती है कि उसे गैंग लीडर लुओ ने किडनैप किया था। निर्दयी आदमी ने उसे पूरी तरह से स्लेव बना दिया और उसे एक्सट्रीम बुलिंग और टॉर्चर का शिकार बनाया। वह हमारे लड़के से उसके जाने देने की विनती करती है, लेकिन वह मांगता है कि वह बताए कि लुओ अपने रिसोर्स कहां रख रहा था। अपनी जान बचाने के लिए महिला अग्री करती है कि वह उसे वहां ले चले। जाओ सवाल पूछता है कि वह कहां से है और उसके फैमिली मेंबर्स के बारे में भी पूछता है। महिला बताती है कि वह वेस्ट सिटी से आई थी। उसकी भी एक छोटी बहन थी, लेकिन अपोकलिप्स शुरू होने पर वे अलग हो गए। वे एलिवेटर तक पहुंचते हैं। महिला कंफ्यूज हो जाती है जब देखती है कि यह काम नहीं कर रहा और बताती है कि उन्हें स्टोरेज रूम के लिए छठे फ्लोर पर जाना होगा। जियाओ मंटिन करता है कि अब बिजली नहीं है, इसलिए वे निर्णय करता है कि वह अकेले महिला के साथ जाएगा और मोटे आदमी को एक कमरे में रहने और अपनी छोटी बहन की सुरक्षा करने का निर्देश देता है। मेन हॉल में बाकी सभी गैंग मेंबर्स के डेड बॉडीज के बीच न्यू कमर इंजरीज से भरा हुआ क्रॉल करता हुआ बाहर आता है और अपनी जान के लिए भीख मांगता है। अचानक वह गैंग लीडर लुओ का डेड बॉडी देखता है और होपलेस हो जाता है। न्यू कमर जमीन पर ग्रीन पिल देखता है और थोड़ी स्ट्रगल के बाद उसे पकड़ लेता है और याद आता है कि यह एनर्जी स्टोन है। वह अपने बॉस और बीए के बीच हुई बातचीत याद करता है। उसका शरीर गिव अप करने लगता है, इसलिए बिना किसी और चॉइस के वह एनर्जी पिल खाने का फैसला करता है। जैसे ही पिल उसके शरीर में प्रवेश करती है, वह एक्सट्रीम पेन महसूस करने लगता है और उसका शरीर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। दर्द सह न पाने की वजह से न्यू कमर जोर जोर से चीखता है। कमरे के अंदर जाओ स्क्रीन को नोटिस करता है और सिस्टर यू भी जाग जाती है। छोटी लड़की उठती है और अपने सराउंडिंग्स देखकर कंफ्यूज हो जाती है। मोटा आदमी उसे सब कुछ बताता है जो हुआ और रिवील करता है कि उसका भाई कई गुंडों से लड़ा जिन्होंने उसे किडनैप किया था और वह अकेले ही सभी से निपटने में सफल रहा। यू शॉक्ड होती है और अपने बड़े भाई के लिए कंसर्न्ड हो जाती है, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और वाइबे भी वापस आता है। उसे देखकर उसे राहत मिलती है कि वह जाग गई। वह जल्दी से पूछती है कि वह ठीक है या नहीं। जाओ क्यूरियस होता है और पूछता है कि क्या हमारे लड़के को छठे फ्लोर पर कुछ मिला। बा उसे बताता है कि उसे अच्छा ट्रेजर मिला, लेकिन आज सारी रिसोर्सेज को मूव करना मुश्किल होगा, इसलिए वह कल तक इंतजार करने का प्लान कर रहा है। शव महिला के बारे में क्यूरियस होता है, लेकिन बा उसे बताता है कि उसे कुछ पता नहीं और वह रिसोर्सेज देखने में व्यस्त था। मोटा आदमी अस्यूम करता है कि वह डर के कारण भाग गई। बाहर बारिश शुरू हो जाती है। हमारे लड़के उन्हें महिला की परवाह न करने के लिए कहता है और अनाउंस करता है कि उसे रेस्ट चाहिए, इसलिए वह उनसे पहले सोने जा रहा है। प्रोटैगनिस्ट जियाओ को निर्देश देता है कि वह फर्स्ट फ्लोर के सभी एंट्रेंस को ब्लॉक करे ताकि किसी भी जॉम्बी से निपटना न पड़े। मोटा आदमी सभी डिमांड सुनकर एनॉयड होता है, लेकिन लड़की उसे आश्वस्त करती है कि उसकी मदद से यह जल्दी होगा। वह सोचती है कि उसके भाई को आराम की जरूरत है। वह उसे काइंड कहता है और बीए के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने का फैसला करता है। बारिश जारी रहती है। एक बिल्डिंग के अंदर एक ब्लॉन्ड लड़की शावर लेने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह अपना बॉडी क्लीन कर रही होती है, पीछे से एक लड़का अंदर घुसता है और उसे सरप्राइज कर देता है।